चलो पॉइंट पॉइंट में पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज को, राइट। हम्म पहला है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव, कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। टाइप्स ऑफ पार्टीज, दलों के प्रकार। चैलेंजेस टू पार्टीज, दलों के समक्ष चुनौतियां। रिफॉर्म्स, क्या क्या सुधार होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्या पॉलिटिकल पार्टी पावर शेयरिंग का एक तरीका है? क्या प्रेशर ग्रुप पावर शेयरिंग का एक तरीका है? बोलो। क्या राजनीतिक दलों के माध्यम से हम लोग सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या दबाव समूहों के माध्यम से कर सकते हैं? कैसे, क्यों नहीं कर सकते दबाव समूहों के माध्यम से? हाँ तो ठीक है, फिर भी नहीं कर सकते। जैसे, जैसे एक उदाहरण एग्जांपल समझो कि हमने कल बात की थी कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने एज रिलैक्सेशन जो था उसको कम कर दिया। ठीक है, 25 कर दिया हाईएस्ट। कहा कि सब कुछ मिला के 25 है। तो हम लोगों ने यहाँ मुखर्जी की कोचिंग्स ने प्रेशर किया गवर्नमेंट पे। ठीक है, हम लोग एक दबाव समूह बन के हम लोगों ने काम किया। और देन ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है हम 30 कर दे रहे हैं, 30 कर दे रहे हैं। तो क्या इस पावर शेयरिंग नहीं हुई? हुई। नहीं हुई पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब जो लोग ये चाह रहे थे कि एज 30 हो जाए वो उनकी अब पावर शेयरिंग होगी बाद में। तो प्रेशर ग्रुप भी पावर शेयरिंग के लिए काम कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हम सीधा पॉलिटिक्स में जाके और वहां जाके बैठ जाएं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। पावर शेयरिंग का मतलब, पावर क्या है? पावर क्या है? शक्ति किसे कहते हैं? भूल गए, किसे कहते हो पावर? इंटरेस्ट को। जब इंटरेस्ट फुलफिलमेंट हो रहे हैं तो वही तो पावर शेयरिंग है। वो उसका मतलब मत निकालना कि पावर शेयरिंग का मतलब है कि चुनाव लड़के और जाके बैठ जाना तो पावर शेयरिंग है। ठीक है। क्या हम लोगों ने अगर रिजर्वेशन दे दिया विमेन को नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में 33% या कुछ परसेंट रिजर्वेशन है, तो क्या वो पावर शेयरिंग है? बिल्कुल है पावर शेयरिंग। ठीक है। आपका इंटरेस्ट क्या था कि एज जो है वो जो रिलैक्सेशन कम हुआ था उसको बढ़ाना चाहिए, अगर वो डिमांड पूरी होगी तो वो भी पावर शेयरिंग है। तो हमने कहा कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स, जेंडर पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, ये सब क्या है? पावर शेयरिंग के तरीके हैं। सोशल ग्रुप्स भी क्या है? पावर शेयरिंग के तरीके हैं। सोशल मूवमेंट्स, स्ट्रगल्स भी क्या है? पावर शेयरिंग के तरीके। पहला चैप्टर तो यही था हमारा, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग कितने कितने तरीके से कर सकते हैं? इन सब तरीके से कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म से क्या किया हमने? पावर शेयर ही तो किया। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या कर रही हैं? प्रेशर ग्रुप भी क्या कर रहे हैं? जैसे कहीं पर डैम बन रहा है और डैम बनने के लिए किसको हटाया जाएगा? ट्राइब्स को हटाया जाएगा। तो अगर डैम बनने के लिए कुछ एक प्रेशर ग्रुप, एक दबाव समूह जाके काम कर रहा है, किसके लिए? ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। और गवर्नमेंट ये मान जाती है कि ठीक है हम इन लोगों को अच्छी जगह ले जाके इनका क्या करेंगे? रिहेबिटेट करेंगे, फिर इन्हें मकान देंगे, घर देंगे। तो वो भी क्या हुआ? उनके इंटरेस्ट फुलफिल हुए। तो ये भी तो पावर है। तो ये भी पावर शेयरिंग। तो ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहां लिखा था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। याद करोगे जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी कितने तरीके से हो सकती है, तो पहली बात हमने उसमें पढ़ी थी कि एक हो सकता है कि पावर शेयर करो किसमें? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंगों के बीच। तो उसे क्या बोला था? उसे क्या बोला था? पावर शेयरिंग है। सेपरेशन ऑफ पावर बोला था। दूसरा हमने बोला था कि पावर शेयर करना है लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसको क्या बोला था? डिवीजन ऑफ पावर, फेडरलिज्म। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो फेडरलिज्म पढ़ लिया। फिर हमने कहा था कि पावर शेयर हम कर सकते हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में। सोशल ग्रुप्स जैसे विमेन एम्पावरमेंट, कास्ट ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, इसीलिए हमने जेंडर पॉलिटिक्स पढ़ी, कास्ट पॉलिटिक्स पढ़ी एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स पढ़ी। फिर हमने कहा कि पावर शेयरिंग कितने तरीके और क्या तरीका हो सकता है, तो हमने कहा पावर शेयरिंग हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। प्रेशर उसमें पढ़ लिखा है था मैंने, चौथा पॉइंट। तो प्रेशर ग्रुप भी पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है। तो प्रेशर ग्रुप पढ़ लिया। अभी क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयरिंग के लिए काम करती हैं। कैसे काम करती हैं वो बात की बात है, पहले ये समझो कि पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं। समझे? अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए कैसे जरूरी है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेसी,
लोकतंत्र और राजनीतिक दलों के बीच क्या संबंध होता है, तो क्या बताओगे? ठीक है, अभी चलो इस बात को रहने दो, अब बताओ कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड डेमोक्रेसी, राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच क्या संबंध हो सकता है? क्योंकि हम टाइटल क्या पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड प्रेशर ग्रुप। चलो छोड़ो, और आप बताओ कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलर स्ट्रगल्स मूवमेंट्स एंड डेमोक्रेसी। ये क्या रिलेशनशिप है, दबाव समूह और लोकतंत्र के बीच, सॉरी, जनसंघर्ष और आंदोलन और लोकतंत्र के बीच क्या संबंध है? तो हमने कहा कि जनसंघर्ष या आंदोलन लोकतंत्र को क्या करते हैं, कहीं कहीं स्थापित करते हैं, स्टेबल करते हैं, फिर कहीं कहीं पुनर्स्थापित करते हैं, और क्या करते हैं, उसको बनाए रखते हैं, श्रीलंका और बोलीविया। तो ये किसका योगदान है, जनसंघर्ष और आंदोलन का, पॉपुलिस्ट गर्ल्स एंड वुमेन्स। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अब फिर से इसी बात को दिमाग में रख के आंसर करो कि प्रेशर ग्रुप्स एंड डेमोक्रेसी का क्या रिलेशनशिप है। क्या प्रेशर ग्रुप, अगर मैं आपसे कहूं कि पॉपुलर स्ट्रगल्स मूवमेंट्स मेक डेमोक्रेसी मोर डेमोक्रेटिक, एक पॉइंट हमने कर लिखा था कि जन संघर्ष और आंदोलन लोकतंत्र को और अधिक लोकतांत्रिक बनाते हैं, कैसे? मान लो ये सवाल है मेंस का, क्या सवाल है, मेंस का सवाल है कि पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स मेक डेमोक्रेसी मोर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक क्रिटिकल ये ना है जो कमेंट, कि जन आंदोलन और संघर्ष लोकतंत्र को और अधिक लोकतांत्रिक बनाते हैं, तो क्या समझोगे इस बात से? कुछ भी सवाल हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि सवाल कहाँ से आया, ये सवाल कहाँ से होगा, 10th क्लास की एनसीईआरटी से होगा ये सवाल, समझे? बोलो, अगर अब इसको वो हटा दे और इसकी जगह लिख दे कि प्रेशर ग्रुप्स मेक डेमोक्रेसी मोर डेमोक्रेटिक, और इस प्रेशर को उठा के लिखे पॉलिटिकल पार्टीज मेक डेमोक्रेसी मोर डेमोक्रेटिक, एक ही बात है, लगभग एक ही आंसर होगा, लेकिन चीजें बदल जाएंगी, वो उस पर्सपेक्टिव में जाके हमें लिखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यूपीएससी की तैयारी होती है, किस हिसाब से, एक ही आंसर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, कंसेप्ट समझ लोगे तो आंसर राइटिंग बहुत बड़ा क्या है, प्रॉब्लम चैलेंज है नहीं हमारे लिए। अब बोलो, तीनों का आंसर एक ही है, जो आपने पढ़ा है वही आंसर करो, आंसर करो कि प्रेशर पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स मेक डेमोक्रेसी मोर डेमोक्रेटिक, जन आंदोलन और संघर्ष लोकतंत्र को अधिक लोकतांत्रिक बनाते हैं, कैसे? देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि मैं आया और मैंने पढ़ा के मैं चला गया। एनसीईआरटी पढ़ने का क्या मतलब है, ये जो ऊपर वाला माला है ये खुलना चाहिए आपका, ठीक है, ये बंद है, ये देखो सो गया ये, सोच रहे हो, ओहो, थिंकिंग मैन इज डिप्राइव्ड एनिमल, क्या मतलब है इसका, ये सोच रहे हैं ये थिंकिंग मैन है, तो थिंकिंग मैन इज डिप्राइव्ड एनिमल, चिंतनशील मनुष्य पतित पशु होता है, जो मनुष्य बहुत ज्यादा सोचता है वो जान पशु के समान होता है, ये कहा, ये कहा है जीन जैकस रूसो ने, किसने, रूस, बहुत बड़े फिलोसफर पॉलिटिक्स में, उन्होंने कहा कि चिंतनशील मनुष्य जो है वो, अब घर वाले देखो फोन कर रहे हैं, पूछो क्यों, झगड़ा हो गया, ठीक है, होता रहता है, चलता रहता है जीवन में, क्या हुआ, नहीं मेरा नहीं हुआ, झगड़ा किसी और का हुआ, मुझे उसमें बीच में मैं बिचौलिया हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। मैं क्यों झगड़ा करूंगा, मुझे कोई लेना देना ही नहीं उन लोगों से, हाँ वो मुझे क्वासी जुडिशियल बॉडी के तौर पे काम करना है, ठीक है, वो दोनों पार्टीज मेरे पास सुबह से फोन कर रही हैं, उन्हें ये पता है कि मैं पढ़ाता हूँ इस समय, फिर भी वो दोनों पार्टीज कह रही हैं कि अब वो अपनी अपनी कहानी सुनाते, पहले एक घंटे एक को सुनो, फिर एक घंटे दूसरे को सुनो, और इनकी लड़ाई का कोई आधार नहीं, आधारहीन बेसलेस लड़ाई है उनकी, मुश्किल से किस बात पे लड़ाई होगी, किस बात पे, न अरे जमीन है कहाँ इतनी की लड़े उस पे। लड़ाई होगी कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, अरे ठीक है कह दिया तो क्या हो गया ऐसा, और वो भी किसने, महिलाओं ने ऐसा क्यों कहा, गांव में इस बात पे बड़ा टेंशन होता है, ठीक है, हाँ, और जो ज्वाइंट फैमिली होती है वहां बड़ा संघर्ष है, इस बात को लेके ज्यादा संघर्ष है, इसलिए सही है जो भी है, चलो, तो बताओ, हंसो मत, बताओ क्या है संबंध जन संघर्ष, या कहें कि जन संघर्ष और आंदोलन लोकतंत्र को कैसे लोकतांत्रिक बनाते हैं, ठीक है, बोलने दो, हाँ, हम्म,
ठीक है, ठीक है। और बताओ कैसे जन संघर्ष, हिंदी वाले बोलो कोई, कैसे जन संघर्ष और आंदोलन हम लोकतंत्र को और अधिक लोकतांत्रिक बना रहे हैं, कैसे डेमोक्रेसी को और अधिक डेमोक्रेटिक बना रहे हैं, बोलो। अगर डेमोक्रेसी, समझो कि अगर डेमोक्रेसी के सामने कोई चैलेंज आ रहा है तो उस चैलेंज को कौन दूर करता है? पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, जन संघर्ष। जैसे कहाँ किया, और कहाँ किया? बोलीविया में। और कहाँ किया? और कहाँ किया? इंडिया में चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब क्या है? ये जन संघर्ष और आंदोलन ही तो है। अन्ना हजारे आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन क्या था? अन्ना हजारे आंदोलन था भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, तो उन्होंने चेंज कर दिया पूरे गवर्नमेंट को। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? या फिर हमारा चिपको आंदोलन क्या है? तो ये हमारी डेमोक्रेसी को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? कि समाज के जो हमारी सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसकी बात को बाहर ला रहे हैं ये। तो ये रोल है इनका। प्रेशर ग्रुप्स भी क्या करते हैं? डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाते हैं। जो डेमोक्रेसी अभी तक समाज के जो वीकर सेक्शंस तक नहीं पहुंची, ये लोग कहां लेके जाते हैं? उन तक लेकर जाते हैं। जैसे तो चूंकि एज रिलैक्सेशन कम कर दिया भारत सरकार ने और हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? क्या इंडियन डेमोक्रेसी में हम फेथ रहेगा? अगर डेमोक्रेसी में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, तो क्या डेमोक्रेसी में आपका फेथ कम हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा? तो डेमोक्रेसी में मैकेनिज्म है। क्या है ये मैकेनिज्म? यही है पॉपुलर स्ट्रगल, मूवमेंट्स, प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज। जब आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, पहले हम मूवमेंट करेंगे, फिर हम प्रेशर ग्रुप बना के सरकार बहुत प्रेशराइज करेंगे। जब नहीं सुनेगा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी, अपोजिशन आएगा, फिर हमारे साथ अपोजिशन कहेगा हम आपके साथ खड़े हैं। अब रूलिंग पार्टी को लगेगा कि ये वोट कहां जा सकते हैं। मान लो कि 2000 लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन को बढ़ाने के लिए यूपीएससी में, और 2000 लोगों से कितने लोग जुड़े होंगे? पूरा उनका परिवार। तो सरकारें ऐसे गुणा भाग करती हैं, मैथमेटिक्स लगाती हैं कि ये अगर 2000 लोग हैं, इनके घर में 5-5 आदमी मान लो, तो 2000 गुना 5 करो तो इतने वोट हमारे जा सकते हैं। तो अगर अपोजिशन पार्टी आएगी तो सरकार फिर क्या करती है? ठीक है, हम बात करना चाहते हैं। अपोजिशन के आते ही सरकार एक्टिव हो जाती है। जैसे देखो, तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो रेसलर जो हमारे पहलवान थे, पहले उनकी किसी ने बात नहीं सुनी। जैसे अपोजिशन आए, जैसे विपक्षी दल आए, वैसे ही सरकार तुरंत सुनने लगी। तो ये सब हमारी मांगों को पहुंचाते हैं कहां तक? सरकार तक पहुंचाते हैं ये सब। तो ये डेमोक्रेसी को कैसे डेमोक्रेटिक बना रहे हैं? कि अगर कोई चैलेंज है डेमोक्रेसी में, तो उस चैलेंज को, अगर कोई डिमांड है तो उस डिमांड को, और अगर कोई इंटरेस्ट है ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो उनके डिमांड को ये फुलफिल करते हैं। कौन कौन? प्रेशर ग्रुप करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, पॉपुलर स्ट्रगल्स करते हैं, एंड मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, लिख के ले आना है इसको। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो मीन्स का, एक इसको लिख के ले आना है। प्रेस लिखो, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स मेक डेमोक्रेसी मोर डेमोक्रेटिक, मोर डेमोक्रेटिक। जन संघर्ष और आंदोलन लोकतंत्र को और अधिक लोकतांत्रिक बनाते हैं। जन संघर्ष और आंदोलन लोकतंत्र को और अधिक लोकतांत्रिक बनाते हैं। पॉपुलर मूवमेंट्स, स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स मेक डेमोक्रेसी मोर डेमोक्रेटिक। एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। देखो, प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप आर आर crucial, crucial for the crucial oblique essence for the democracy. They improve, they improve democracy, they improve democracy by the democratic means, by the democratic means. दबाव समूह लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं, दबाव समूह लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। यह है, यह है लोकतांत्रिक तरीके से, यह लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र को
मजबूत करते हैं। डेमोक्रेटिक मीन्स का क्या मतलब है? लोकतांत्रिक तरीकों से क्या मतलब है? शांतिपूर्ण, ठीक है, पीसफुली, राइट। क्योंकि डेमोक्रेसी वायलेंस में बिलीव नहीं करता। डेमोक्रेसी किसमें बिलीव करता है? टॉलरेंस, ठीक है, सहिष्णुता में बिलीव करता है। तो ये दो सवाल लिखना, अगर ये दो सवाल लिख पाओगे तो पूरा हमारा अप्रोच क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पहले वाले पॉइंट में लिखो, इसमें व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले लिखो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, छोटा सा पॉइंट बनाओ इसमें। राजनीतिक दलों की परिभाषा, ये एरिया प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज आपके कोर जीएस वाले सिलेबस में काम आएंगे ये, ठीक है, एनसीईआरटी के बेसिस पर। इतना ही वहां भी पढ़ना है आपको, ठीक है। डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों का अर्थ है राजनीतिक दलों की परिभाषा लिखो। आ पॉलिटिकल पार्टी, आ पॉलिटिकल पार्टी, आ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप, a political party is a group of people, of people who come together, who come together, come together to contest, contest करना, चुनाव लड़ना, to contest election, to contest election and and hold, and hold power in the government, in the government and hold power in the government। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है जो जो चुनाव लड़ने के उद्देश्य से, जो चुनाव लड़ने के उद्देश्य से और जो चुनाव लड़ने के उद्देश्य से और सरकार में, जो चुनाव लड़ने के उद्देश्य से और सरकार में भागीदारी के उद्देश्य से, भागीदारी, जो चुनाव लड़ने के उद्देश्य से और सरकार में भागीदारी के उद्देश्य से एक साथ आते हैं, ठीक है। सरकार में भागीदारी के उद्देश्य से एक साथ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव कॉमन इंटरेस्ट्स, occupations, they have common interests, occupation, aspirations and goals, interest, occupation, aspirations and goals। इनके, इन लोगों के निश्चित हित, निश्चित नहीं, इन लोगों के उभयनिष्ठ हित, कौमा आकांक्षाएं तथा उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव कॉमन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। उभयनिष्ठ हित, आकांक्षाएं और उद्देश्य होते हैं। हित है, आकांक्षाएं और उद्देश्य होते हैं। दे हैव कॉमन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, तथा इनके उभयनिष्ठ, तथा इनके उभयनिष्ठ नीतियां एवं कार्यक्रम होते हैं। अच्छा, वो घर चला गया क्या नेपाल नरेश? ऐसे ही क्या तैयारी करनी है तो दिल्ली से लेके जाएगा घर? ये तो है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, और कौन कौन घर जा रहा है? सभी घर जा रहे हो? क्यों? जाओ, क्या करोगे यहाँ? अभी नहीं जा रहे हो, दिवाली के दिन बहुत बुरा लगेगा। हाँ, अभी तो लगता है कि नहीं घर जा रहे, लेकिन दिवाली के दिन बहुत बुरा लगता है। अकेले जो रहते हैं हॉस्टल पीजी में, खाना वाना नहीं देगा अभी वो, 8-10 दिन तक सब बंद करेगा, पीजी वाला नहीं देता है। और वो उस दिन सबसे बुरा लगता है, हर आदमी पटाखे फोड़ रहा है और आप किसी के पास जा भी नहीं सकते पटाखे फोड़ने। दिल्ली के लोग बात नहीं करते हैं, जो रहता है ऊपर नीचे, खाना वाना भी नहीं देते हैं। ऐसे में जब झांसी में रहता था
तो मेरा मकान मालिक खाना कम से कम दिवाली पे पहुंचा देता था, शाम को जो बनाया है छोटे दिन वो खाना वाना बेचारा पहुंचा दे। यहाँ नहीं पूछता वो कौन है। मैं पहले रहता मकान मालिक रहता, पूछा ही नहीं उसने दिवाली, मुझे उम्मीद थी कि शायद कुछ भेजे। वो नहीं उसने भेजा, लेकिन कम ही थी मुझे, क्योंकि ऐसा है नहीं दिल्ली में, ठीक है। तो ये देखो, घर मत समझना, छोड़, ये यहाँ के लोग बहुत बदमाश हैं। चलो लिखो, अब बोलो। अल- चला गया, ओके, डेंगू हो गया, अच्छी बात है, चलो। अच्छा, डिफरेंस क्या है पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप में? राइट, ये क्या करते हैं, बाकी डेफिनेशंस तो एक जैसी हैं, क्योंकि प्रोग्राम पॉलिसीज लगभग कॉमन होते हैं और इंटरेस्ट ऑक्यूपेशंस कॉमन होते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वो पार्टिसिपेट नहीं करते इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बाकी। और यही डेफिनेशन किसकी भी थी, ऑर्गेनाइजेशन की है, वही प्रेशर ग्रुप की है, देन वही क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज की, राइट। अगला पॉइंट लिखो, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट, पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट आइडियाज इन सोसाइटी। राजनीतिक दल समाज में, राजनीतिक दल समाज में विचारों को दर्शाते हैं। रिफ्लेक्ट आइडियाज इन सोसाइटी, कैसे विचारों को दर्शाते हैं, ये वाले इस वाले पॉइंट को समझो। पॉलिटिकल पार्टी रिफ्लेक्ट आइडियाज इन सोसाइटी, आइडियोलॉजी होती है उनकी पर्टिकुलर, और उसी टाइप के लोग जाके उनसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट, पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल, फंडामेंटल पॉलिटिकल पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी, फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी, फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल समाज में मूलभूत, राजनीतिक दल समाज में मूलभूत राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं। कैसे राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं, समाज की बात हो रही है, समाज के राजनीतिक विभाजन, सोसाइटी में फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। जैसे कि हर आदमी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको एक ना एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, पॉलिटिकल डिवीजन करती है ऑफ अवर सोसाइटी। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आप किसी पॉलिटिकल, तो हमारा समाज ऐसे बट जाता है, ठीक है। और इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज होती तो आइडियोलॉजी के बेसिस पे है, पर हम लोग आइडियोलॉजी के बेसिस पे काम नहीं करते, हम लोग कास्ट के बेसिस पर जुड़ते हैं, रिलीजन के बेसिस पे जुड़ते हैं, ठीक है। हाँ आइडियोलॉजी है, लेकिन आइडियोलॉजी एक अलग, अभी बात करेंगे कि कैसे क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है। तो डेफिनेशंस क्या है, बेसिक डेफिनेशन पॉलिटिकल पार्टी क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है ऑफ द पीपल, इन लोगों के अपने कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशन होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं और गोल होते हैं। लेकिन यही डेफिनेशन है प्रेशर ग्रुप की, लेकिन डिफरेंस क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो गोल है वो क्या है, इलेक्शन को कंटेस्ट करना और फिर क्या करना, पार्टिसिपेशन करना इन द गवर्नमेंट, ठीक है। एक राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जिनके सामान्य उभयनिष्ठ हित होते हैं, ठीक है। और इन लोगों का उद्देश्य क्या है कि सरकार में जाके चुनाव लड़ना और सरकार में भागीदारी करना। और राजनीतिक दल सोशल डिवीजन करते हैं, पॉलिटिकल बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि लोग उनके साथ जुड़ते हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ छोटा सा इसी में, नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट बनाओ। पहला पॉइंट बना था मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा पॉइंट बनाओ कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल के अवयव, तत्व, राजनीतिक दल के तत्व, तत्व चार तत्व होते हैं, फोर एलिमेंट्स हैं, फोर एलिमेंट्स तत्व, ठीक है। सबसे पहले लिखो आइडियोलॉजी, विचारधारा, सबसे पहले विचारधारा, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, लीडर, लीडर नेता और फॉलोअर्स, फॉलोअर्स अनुयायी। अनुयायी फॉलोअर दो तरह के हो सकते हैं, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। एक्टिव का मतलब है सक्रिय अनुयायी, एक्टिव फॉलोअर ये क्या है, निष्क्रिय,
ये चार चीजें ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बनाती हैं? पॉलिटिकल पार्टी बनाती हैं। देखो, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले कैसे लोग आके एक साथ मिलेंगे, जिनकी आइडियोलॉजी कैसी होगी? सेम होगी। तो पहले, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है, मान लो मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, आपको किसी को भी कोई पॉलिटिकल, क्योंकि फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 19(1) का ए, हाँ, 1 का सी, ठीक है, 1 का सी बात, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम पॉलिटिकल पार्टी, मूल अधिकार है हमारा, एक फंडामेंटल राइट है। अभी देखो कि अगर मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरी आइडियोलॉजी ये है, मैं ऐसा सोचता हूं और मैं ये करना चाहता हूं, मेरा मैनिफेस्टो ये है। तो उसी टाइप के लोग आके मेरे साथ जुड़ते जाएंगे। जब जुड़ेंगे तो फिर हम क्या क्रिएट करेंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, फिर उसका एक उपाध्यक्ष होगा, फिर उसका एक ट्रेजरी ऑफिसर होगा, फिर हम एक नेशनल लेवल से बनाएंगे, फिर उसमें स्टेट्स में, लोकल लेवल पर फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। और हर स्टेट में हम लोग कहते हैं ना, स्टेट जो हेड होता है उसको बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे। फिर क्या चाहिए? हमें चाहिए फिर एक लीडर। और लीडर अगर दमदार होगा तो वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। और फिर क्या है? फॉलोअर्स। फॉलोअर्स भी दो तरह के होते हैं, जैसे कुछ बहुत एक्टिव फॉलोअर्स होते हैं और कुछ, जैसे कि हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं। लेकिन अब आपके पास दो ऑप्शन है। मान लो कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं और मोदी जी दिल्ली में आ रहे हैं, मुझे यहाँ पढ़ाने आना है, तो मैं अगर एक्टिव रहूंगा तो मैं पढ़ाने की छुट्टी कर दूंगा, मैं कहूंगा मोदी जी को, और मैं पैसे वगैरह उनका फॉलोअर, तो मैं क्या कहूंगा कि पहले पढ़ाना है, वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भीड़ दिखती है, उस भीड़ में सभी एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ पैसे में भी आते हैं, लेकिन उसमें सच में कुछ एक्टिव होते हैं, जो कुछ भी हो जाए लेकिन वहां अपने नेता के पास पहुंचेंगे और नेता को छू के ही मानेंगे। वो जब तक टच नहीं कर लेंगे नेता को, तब तक उन्हें जो है धन्यवाद नहीं मिलेगा। मैंने बताया था शायद आप लोगों को, मैं अखिलेश यादव की एक बार गया था, मैंने एक किताब लिखी थी, उनसे इनॉग्रेशन कराना था, विमोचन। तो मैं तो ठीक है, बात हुई उनसे, तो बात होकर उन्होंने कहा क्या लिखा है इसमें, पढ़ा नहीं, ऐसे बात होती रही। तो मैंने तो नॉर्मली बात करी, क्योंकि मेरे फेवरेट तो लीडर है नहीं वो, लेकिन फिर भी मैं वहां देख रहा हूँ कि लोग उनकी कार को ऐसे छू जा रहा है, बस कार को छू ले, वो अंदर बैठे हुए हैं और वो लोग हटा रहे हैं, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, केवल एक तो कार की धूल ही उठा के सब सर पे लगा लिया। मैंने कहा क्या क्या पागल, तो वो कैसे एक्टिव है? वो एक्टिव फॉलोअर्स हैं। वो कह रहे हैं भैया जी ने अगर ऐसे कर दिया मेरे तरफ, तो समझ लो पार्टी में मेरा कद, वो 10-12 आदमी लेके आया ना कि भैया जी हमें जानते हैं, समझ रहे हो। लेकिन वो अभी क्या है, अखिलेश यादव केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। अखिलेश यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जब मैं गया, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए भी मैंने देखा कि हाँ कोई है बात, पार्टी प्रेसिडेंट हैं और उसके अलावा भी चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी रह चुके हैं। तो एक जो रौला था वो वाकई होता था। मतलब सोचो, जनता बैठी हुई है, 2-4 हजार लोग बैठे हुए हैं और अखिलेश यादव आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। वो आए तो अपने समय से 2.5 घंटे लेट आए वो, लेकिन ये तो पता था कि वो लेट आता ही है नेता। अगर सोचो नेता पहले से आके बैठे और जनता नहीं है, तो नेता कैसे महसूस करेगा वो नेता है? जब वो आए तो जनता थकी हारी नारे लगाने लगी कि अखिलेश यादव आए हैं। तो मैंने कहा देखो, इनकी स्ट्रेटजी का एक पार्ट होता है ये, वो ये देखना चाहते हैं कि 2-2.5 घंटे बाद भी जनता में कितना उत्साह है मुझे लेके। तो वो सब स्ट्रेटजीज है उनकी। तो फॉलोअर दो तरह का होगा, एक्टिव और पैसे। और ये एक्टिव वाले ही बाद में धीरे धीरे क्या फिर लीडर भी बन जाते हैं। अब इन चार चीजों में ये देखो कि इंडिया में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन चार चीजों पे काम करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई ये पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस का डिक्लाइन इंडिया में क्यों हो रहा है, तो इन्हीं 4 पॉइंट्स पर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कांग्रेस का डिक्लाइन क्यों हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का इमरजेंस क्यों हुआ है इंडिया में एज अ पॉलिटिकल पार्टी, तो हम इन्हीं 4 पॉइंट्स पर उसको बताएंगे कि बीजेपी ने कैसे इन चार जो उनके एलिमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी, उसको इंप्रूव किया उन्होंने। जैसे मान लो अभी हम बात करें कि बीजेपी के इमरजेंस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? बीजेपी ने कहा कि मेरी आइडियोलॉजी बुरी है लेकिन यही है, सीधी सी बात है। उनकी उनकी आइडियोलॉजी हिंदूवादी आइडियोलॉजी है, सब लोग ऐसे बोलते हैं, वो भी बोलते हैं कि हाँ है, कौन सी आइडियोलॉजी है, लेकिन यही है। देखो उसी टाइप का आदमी बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है जो बहुत क्लियर होता है अपनी जगह। जैसे दाऊद इब्राहिम, उसने कहा मैं अपराधी हूं तो हूं, मुझे यही करना है। और जो बहुत नैतिक व्यक्ति होता है उसने कहा मैं हूं तो मैं यही हूं। जैसे महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में एक विचारधारा बनाई, अपना एक सिद्धांत बनाया। वो क्या बनाया? सत्य और अहिंसा। उन्होंने कहा
मैं ट्रुथ पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने किताब भी लिखी, उन्होंने कहा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। जैसे किसी ने उनसे पूछा कि आपका जीवन क्या था, तो उन्होंने कहा मेरा पूरा जीवन मतलब है किसके साथ एक्सपेरिमेंट, ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा है उनकी। तो गांधी ने सत्य को एक सिद्धांत चुना और उसी पे काम करते रहे। लोगों ने उनसे कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, उन्होंने कहा मैं कर। अब वो एक बुरा आदमी है दाऊद इब्राहिम, उसने लेकिन एक एरिया चुना और उस पर ही वो काम कर रहा है। तो बीजेपी ने भी यही बात समझी और उन्होंने कहा कि एक आइडियोलॉजी है और ये आइडियोलॉजी है, अच्छी लगे या बुरी लगे हमें इसी पे काम करना है। हमें बात करना है हिंदू राइट्स की बात करना है, हमें हिंदू अधिकारों की बात करना है। और उन्हीं अब लगातार एक ही बात आप बोल रहे हो तो लोग तो जुड़ेंगे ना उस टाइप के आपके साथ। तो इन्होंने इस पे बड़ा अच्छा काम किया है बीजेपी ने। तो आइडियोलॉजी की क्लैरिटी, विचारधारा की स्पष्टता ने बीजेपी को एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बनाया। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सा है? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस की जो ब्रांचेज हैं वो हर गांव में है, शाखा, और एक शाखा बाबू होता है। लगभग गांव गांव में है शाखाएं और एक शाखा बाबू होता है, और वो पूरे गांव को लगभग इस विचारधारा से अवगत कराता रहता है। हमारे यहाँ भी जैसे आप देखना सरस्वती शिशु मंदिर। सरस्वती शिशु मंदिर क्या है? सरस्वती शिशु मंदिर केवल विद्यालय नहीं है, सरस्वती शिशु मंदिर आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्यक्रम। मैं पढ़ा हूं सरस्वती शिशु मंदिर में, बीडी सावरकर की फोटो जो है वो सबसे पहले लगाई जाती थी और उस पे जो है माला चढ़वाई जाती थी। उन्होंने खूब माला चढ़वाई मुझसे। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। गांधी तो थोड़े बाद में होते थे, पहले कौन होता था समझ नहीं आया, लेकिन बाद में मैं मिला उनसे, मैंने कहा कि ये गलत है। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा किस बात की? मेरे आचार्य, आचार्य जी बोलते हैं वहाँ, आचार्य जी, वो धोती पंचा पहनते हैं, बहुत बढ़िया संस्कृत बोलते हैं वो लोग, बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, समझ रहे हो, अच्छे योग्य लोग होते हैं वो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूँ क्योंकि आपने, मैं जब छोटा था, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 18, उसमें लिखा है शिक्षण संस्थाओं में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। मैंने कहा आपने दी है। उन्होंने कहा ये सीखे कहाँ से इतना सब? मैंने कहा आपने मुझे सिखाया, मैं बड़ा होकर अब चीजें पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि क्या रिपोर्ट करोगे? मैं यही कहूंगा कि आपने मेरे, मैं नहीं जानता, मैं बस मजाक कर रहा था उनसे। मैंने कहा मैं यही रिपोर्ट करूंगा कि नहीं जानता था। उन्होंने कहा कि ठीक है, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी तो मैं तो इस बात में खुश होऊंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे जो है इतना जानने लगा है चीजों को, ठीक है। उन्होंने कहा मेरे लिए तो अच्छी बात है, जाके करो रिपोर्ट। बोले मैं बताऊंगा एसपी दरोगा जो भी आएगा कि देखो मैंने इसको, ये तो कुछ नहीं जानता था। मैं अच्छा पढ़ाते हैं स्कूल में, अच्छा पढ़ाते हैं। और मैंने एक बात बताई थी, सबसे बुरी बात क्या है सरस्वती शिशु मंदिर की? हाँ, रक्षाबंधन। जो पढ़े होंगे उन्हें पता होगा, रक्षाबंधन में हर लड़की से हर लड़के को राखी बंधवा देते हैं। मतलब मैंने कहा कि सर ये वाला छोड़ दिया, बोले नहीं ये भी अभी चल रहा है। मैंने इसको छोड़ दो आप बच्चे ज्यादा समझदार हो गए, पहले नहीं थे इतने। हर लड़की से हर लड़के, क्या ही इसका लॉजिक है? इसका कोई लॉजिक? दोनों काम किसने किया? बीजेपी की इमरजेंसी के लिए क्या फैक्टर है? आइडियोलॉजी क्लियर है, चाहे बुरी हो अच्छी हो, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है उनका, लीडर है उनके पास, और एक ही लीडर है, उनका नाम क्या है, ठीक है, और फॉलोअर्स तो लगातार उनके बढ़ रहे हैं। अगर ये 3 एरियाज पे काम कर ले तो फॉलोअर तो अपने आप इंक्रीज। अभी अगर आपसे कोई ये पूछे कि कांग्रेस का डिक्लाइन क्यों हुआ, तो उसके लिए फैक्टर क्या है? सबसे पहले कांग्रेस की आइडियोलॉजी, सबसे पहली बात कांग्रेस की आइडियोलॉजी बहुत क्लियर नहीं है। कांग्रेस को ये पता ही नहीं वो कहना क्या चाह रहे। राहुल गांधी कभी मतलब मजार चले जाएंगे, कभी मंदिर चले जाएंगे, कुछ भी हो जाए। मोदी जी टोपी नहीं पहनते हैं, कुछ भी हो जाए। मुस्लिम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, मुस्लिम नेताओं से बात करेंगे, टोपी, क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। वो कह रहे हैं हम आए हैं अब ज्यादा मत, इतना आ गए इतना बहुत है। लेकिन ये जो बीच वाले जो लोग हैं, ये कहीं भी कांग्रेस की ये स्थिति है कि कांग्रेस बीजेपी के सामने अपने आप को ये बता ही नहीं पाई है कि वो कहना क्या चाहती है। वो इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, बिना पैंदी के नहीं, जो हम लोग बोलते हैं उस टाइप का काम कर रही है कांग्रेस। ये बड़ा फैक्टर है कांग्रेस का हारने का। ये दूसरा क्या है? नहीं है, कांग्रेस नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं है। ये सोचो कि कांग्रेस में कोई भी नेता कुछ भी बोल देता है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि वहां का एक आदमी आता है, जैसे भूपेश बघेल अलग सत्ता चला रहे हैं, गहलोत जी अलग ही चला रहे हैं, लीडरशिप है ही नहीं, कोई बड़ा लीडर है जो कंट्रोल नहीं करता है। वो राहुल गांधी कह दें अशोक गहलोत से कि आप अभी मुख्यमंत्री का पद छोड़ दो, वो कहेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। और अगर मोदी जी बोल दें, बीजेपी, मोदी जी नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बोल दे किसी भी मुख्यमंत्री से कि पद छोड़ो, तो वो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। यहाँ हर आदमी अपने में आजाद है। दिग्विजय सिंह अलग हीरो हैं एमपी के, एमपी में 2 ही हीरो हैं उनके, दिग्विजय अलग है और कमलनाथ, और तीसरा बेचारा भाग खड़ा हुआ। तो कांग्रेस का ऑर्गेनाइज पहले ऐसा नहीं था। नेहरू जी के आगे कोई नहीं लगता था, इंदिरा गांधी के आगे कोई नहीं लगता था। मतलब कि इन्होंने भी क्या खो दिया अपना, लीडर नहीं है इनके पास।
ऐसा लीडर जो इनकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बना पाए। जैसे अभी बीजेपी के पास एक आदमी है, ऐसे दो लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जी। इनके आगे कोई नहीं लग सकता। वो जिस मुख्यमंत्री को बोले वो तुरंत बिना पूछे कि क्यों वो त्याग पत्र दे देगा। लेकिन कितनी बार राहुल गांधी कहने पे भी अशोक गहलोत ने त्याग पत्र नहीं दिया। वो कह रहे हैं अभी भी मुख्यमंत्री रहूंगा वहां का जब तक मैं जिंदा हूं। कमलनाथ ने वहां देखो पार्टी को तोड़वा दिया, वो भी नहीं हटने को तैयार है। तो ये कमी है ना किसमें। तो ये चार ही पॉइंट होते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी का इमरजेंस क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर रखी। यादव और मुस्लिम दो ही कम्युनिटी को लेके वो आगे बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा बनाया उन्होंने, और बाद में लीडर उनके पास था, वो थे नेताजी जो थे मुलायम सिंह यादव। तो इन्हीं बेस पे हम क्या कह सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एनालिसिस आप कर सकते हैं। क्लियर बात। तो हमने दो चीजें पढ़ी, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तीसरा पॉइंट लिखो, चलो तीसरा पॉइंट, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, डिप्लोमेसी का इससे कोई लेना देना नहीं। डिप्लोमेसी का मतलब होता है, डिप्लोमेसी इज अ डेमोक्रेटिक वे टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट अमंग द कंट्रीज। डिप्लोमेसी कूटनीति बोलते हैं। डिप्लोमेसी एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, और इसमें क्या करते हैं कि देशों के बीच जो संघर्ष होता है, कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट होता है, तो उसको रिजॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कि यूक्रेन और रसिया वॉर है, फिलिस्तीन और इसराइल का वॉर है, तो इस लड़ाई को डिप्लोमेसी के थ्रू निपटाया। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट आ गया तो टेबल पे आके बैठ रहे हैं डिप्लोमेट्स, और भी लोग आके बैठ रहे हैं और उसको रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेटिक तरीके से। वॉर सबसे लास्ट में आता है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है बातचीत के तरीके से किसी भी चीज को रिजोल्व करना। समझे। डिप्लोमेसी नहीं, डिप्लोमेसी नेगेटिव सेंस में नहीं होती है, डिप्लोमेसी अच्छा ही बात है। डिप्लोमेसी को हम लोग, जैसे हमने पॉलिटिक्स को नेगेटिव सेंस में लिया है, ऐसे डिप्लोमेसी को भी हमने, जब आईआर पढ़ोगे तो उसमें डिप्लोमेसी पूरा चैप्टर होता है उसमें कि कैसे डिप्लोमेटिक तरीके से डिप्लोमेट बनाए जाते हैं। जो आईएफएस होते हैं, फॉरेन सर्विस वाले, वो क्या है सब, तो यही काम है उनका कि दूसरे देशों में रह के कैसे अपने देश के इंटरेस्ट को फुलफिल करना है। वो लड़ते वड़ते नहीं है उस टाइप के लोग, वो बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। और सिलेक्ट तो कोई भी हो जाता है, आईएफएस तो टॉप करके कोई भी बन गया, पर उसको आईआर भी पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने पड़ते हैं। जिस देश में आपको अपॉइंट किया जा रहा है, जैसे आपको एम्बेसडर बनाया जा रहा है ऑफ द यूक्रेन, एम्बेसडर बनाया जा रहा है स्विट्जरलैंड, तो वहां आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या जो हमारे रिलेशन इस देश के साथ कैसे रहे। तो ये खत्म होने वाली नहीं पढ़ाई है, अभी जितना पढ़ रहे हो इससे ज्यादा बाद में पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई नया लॉ आया है तो डीएम साहब को उस लॉ को पढ़ना पड़ेगा। अगर डीएम साहब के पास कोई मामला आ गया, मान लो कि रेवेन्यू टैक्स रिलेटेड, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। वहां पे प्रेजेंटेशन देने होते हैं लगातार कि आप डिस्ट्रिक्ट के लिए, मान लो स्मार्ट सिटी कार्यक्रम चल रहा है, प्रोग्राम। स्मार्ट सिटी का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अभी मान लो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया आए हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफ यूपी आए हैं, और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी है आपके जिले में आके कि आपको मान लो झांसी जिले में स्मार्ट सिटी का क्या ओवरव्यू है। तो उसमें प्रेजेंटेशन कौन देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देना है। तो वो आपको पूरी स्मार्ट सिटी भारत सरकार की पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको वो पीपीटी बनवानी पड़ेगी, पीपीटी देखना पड़ेगा, फिर आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और अगर आपके जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी या चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अगर खुश नहीं हुए भारत सरकार, तो वो आपको रिव्यू कहेंगे कि बेकार आईएएस ऑफिसर है। तो वो ये खत्म ना होने वाली पढ़ाई, इसलिए इतना पढ़वा रहे हैं। वो तो लगा रहेगा ये प्रेजेंटेशन वाला काम। और अभी तो जैसे हो सो हो, वहां तो बहुत फिट रहने की जरूरत होती है, समझ रहे हो। वो बिना रोके काम करने वाला एरिया है, वो लगातार काम करना है आपको, ठीक है। और अगर सुस्त वहां हुए तो कौन से आईएएस ऑफिसर हो कोई नहीं जानेगा। ऐसा जिला दे देंगे जहां आपका कोई काम नहीं है, और आप पड़े रहोगे केवल सोते हुए, सुस्त एक आदमी बने हुए पड़े रहो। जो जैसे देखो अतर आमिर इस समय क्या काम कर रहा है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सीईओ है वो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उस कॉर्पोरेशन में जितने भी डेवलपमेंटल काम है सब उसके थ्रू जाना है। वो चार्मिंग पर्सनैलिटी है वो आदमी, उसको इतना बड़ा पद दिया गया है, टीना डाबी जिसमें लोग क्या है, कलेक्टर है वो अभी। तो इन लोग अगर करके दिखाते हैं तो आगे ये बढ़ते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि सीईओ बनेगा, कोई काम नहीं उसका, इतना बड़ा काम है उस सीईओ बनने के बाद कि जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम है सब उसकी आंख से जाने हैं वहां पे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन तो रोज चल रहे हैं आजकल। और ये नीति आयोग वाले कभी भी मीटिंग बुला लेते हैं, कह रहे आगे बताओ जरा क्या हो रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये तो ऐसा कैरियर चुना है आपने कि ये पढ़ना ही पड़े। हाँ, मजा भी आएगा। चलो, फंक्शन लिख लो पॉलिटिकल पार्टीज। पहला फंक्शन क्या होगा पॉलिटिकल पार्टीज का, बोलो। चुनाव लड़ना, पहली बात। हाँ, नेहरू जी के समय कौन सी आइडियोलॉजी थी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी।
सोशलिस्ट है। चलो लिख लो। पहला है चुनाव लड़ना। आपको लिखना है राजनीतिक दलों के कार्य। हेडिंग बना ली, राजनीतिक दलों के कार्य। इंग्लिश वाले लिखो कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ना, कॉन्टेस्ट इलेक्शन। राजनीतिक दलों के 3 पॉइंट पढ़े हमने, राजनीतिक दलों की परिभाषा या राजनीतिक दलों का अर्थ, राजनीतिक दलों के तत्व और राजनीतिक दलों के कार्य। कार्य में लिखना है चुनाव लड़ना। पहला काम यही है पॉलिटिकल पार्टी के। दूसरा लिखो पार्टीज, सेकंड पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। इसको ब्रैकेट में लिख लेना, पार्टी मैनिफेस्टो बोलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो राजनीतिक दल विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। पार्टी मैनिफेस्टो, नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। दलों का घोषणा पत्र कहते हैं इसे। विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, ब्रैकेट में है दलों का घोषणा पत्र इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पार्टीज प्ले रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पार्टीज प्ले रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। नीतियां प्रस्तुत करते हैं, ब्रैकेट में लिख लो पार्टी का घोषणा पत्र कहा जाता है। हर पार्टी अपना घोषणा पत्र रखती है। ठीक है, तीसरा काम लिखो राजनीतिक दलों का। ठीक है, राजनीतिक दल किसी देश के लिए, राजनीतिक दल किसी देश के लिए नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। फॉर्म, FORM, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। नीति निर्माण में, किसी देश के लिए नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, अगला काम क्या है इनका लिख लो, राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करते हैं और सरकार को चलाते हैं। सरकार का निर्माण करते हैं और सरकार को चलाते हैं। नेक्स्ट, पार्टीज प्ले रोल ऑफ अपोजिशन। पार्टीज प्ले रोल ऑफ अपोजिशन। राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं। विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं। नेक्स्ट, पार्टीज शेप, SHAP शेप पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन। राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं। जनमत, जन का मतलब है जनता, मत का मतलब है वो क्या सोच रहे हैं लोग। पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन। क्या है पब्लिक ओपिनियन? पब्लिक ओपिनियन क्या है? जनमत किसे कहते हैं? और बताओ क्या है जनमत? जैसे हिंदुस्तान का भी जनमत क्या है? क्या जनमत है? हिंदुस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं अभी? अभी हिंदुस्तान का आदमी सोच रहा है कि हिंदू खतरे में है, बेचारा वहां सोच रहा है मुस्लिम खतरे में है, और सबसे ज्यादा खतरा हमें पाकिस्तान से है, पाकिस्तान हम पर अटैक कर सकता है, और देश जो है वो मुस्लिम कुछ दिनों बाद ओवरटेक कर लेंगे, हिंदू जनसंख्या कम रह जाएगी, मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मुस्लिम हमारे लिए खतरा है। ये जनमत है। किसने बनाया? पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया। मुस्लिम्स को लग रहा है कि हम खत्म हो जाएंगे, हमारे मूल अधिकार खतरे में हैं, और मुसलमानों के साथ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। ये जनमत किसने बनाया? पॉलिटिकल पार्टी ने। ठीक है, तो ये रिलीजियस जो जनमत है, धार्मिक आधार पर जो सोच हमारी क्रिएट हो गई है। और एक जनमत और है भारत के लोगों का कि अगर भारत का विकास होना है तो एक ही आदमी कर सकता है। तो ये जनमत कैसे बन गया? ये खुद उन्होंने क्रिएट किया है। उनके पास प्रॉपर टीम है, उनके पास प्रॉपर लोग लगे हुए हैं। हाँ, और वो उस पर काम कर रहे हैं वो लोग। ठीक है,
देखो, देखो एक चीज समझना जीवन में, अगर आप ये सोचते हैं कि कोई आपकी तारीफ करे, तो आप ऐसा गलत सोचते हैं। आपकी तारीफ कौन करेगा? आप खुद करेंगे। कोई आपकी तारीफ क्यों करेगा? नहीं करेगा। आप जब अपनी तारीफ लगातार करेंगे तो लोग आपके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। मैंने ये बहुत बड़े आदमी से सीखा है। वो आदमी अगर 1 घंटे बोलेगा, तो 1 घंटे में वो लगभग 45 मिनट किसके बारे में बोलेगा? वो कौन है? हाँ, वो अगर 1 घंटे बोलेंगे तो वो 45 मिनट किसके बारे में बोलेंगे? मेरे बारे में, मैं मोदी जी। मतलब लोग मुझे मारना चाहते हैं, लोग मुझे हटाना चाहते हैं, मैं थैला लेके चला। वो आदमी अपना प्रचार स्वयं करता है। ये फैक्ट है। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है ये, कि अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या हैं। लोगों को नहीं पता ना कि आप क्या हैं, इसलिए अपने बारे में बताओ लोगों को कि मुझे ये, मैं ये हूं। तभी लोग आपके बारे में क्या बना पाएंगे? पब्लिक ओपिनियन, एक जनमत बना पाएंगे आपके बारे में और आपके बारे में सोचेंगे। ठीक है। ये जो नेता होते हैं जैसे हिटलर, हिटलर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। और हिटलर में जर्मनी, और जर्मनी का मतलब हिटलर, वो सीधा बोलता था। और लोगों को लगा कि हाँ, ये यही एक आदमी है जो कि क्या कर सकता है। तो पूरा जनमत, तो ये आपको अपनी तारीफ खुद करनी पड़ेगी। ये लोग, ये जनमत यही है। जनमत का मतलब है कि लोग क्या सोच रहे हैं। क्लियर? तो ये बेसिक काम है। अगला पॉइंट लिखो। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस, ऐसा लिखना, पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। राजनीतिक दल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राजनीतिक दल सरकारी मशीनरी तक या सरकारी तंत्र तक लोगों की पहुंच आसान बनाते हैं। कैसे? ऊपर वाली बात है तो समझ आ गई, ये वाली बात कैसे? कैसे पॉलिटिकल पार्टीज पीपल एक्सेस करते हैं टू द गवर्नमेंट मशीनरी तक? कैसे राजनीतिक दल लोगों को सरकारी तंत्र तक पहुंचाते हैं? इलेक्टेड बाय पीपल हैं। और जैसे मान लो कि आपको बनवाना है कास्ट सर्टिफिकेट, बनवाना है वर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। आप गए नायब तहसीलदार, तहसीलदार के कार्यालय में, उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं बन रहा है आपका। अब आप क्या करोगे? किसके पास जाओगे? नेताजी के आपके जो जानने वाले होंगे कि देखो सर, वो हमारा सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं। वो कहेगा बैठो मोटरसाइकिल पे आओ या कार में बैठो, तुरंत लेके जाएगा और तहसीलदार को आपके सामने 4 बातें सुनाएगा। बाद में जाके सॉरी सॉरी बोल लेगा वो। बाद में अकेले में जाएगा, कहेगा कि जनता आती है तो हमें ऐसा करना पड़ता है सर। बाद में सॉरी भी बोलते हैं वो एक दूसरे से। लेकिन जनता के सामने वो तहसीलदार साहब को बहुत धमकाएंगे कि देखो मैं ये हूँ, मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ, ये वो। ये तहसीलदार भी समझ रहा है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो भी सुन लेंगे बेचारे वही बात को। और वो आपका सर्टिफिकेट। तो कौन पहुंचा रहा है मशीनरी तक? पॉलिटिकल पार्टीज। वो लोग कहाँ जुड़े हुए हैं? आप देखो, बीजेपी ने क्या किया हुआ है कि हर जगह छोटे छोटे कार्यालय बनाए हुए हैं। अगर किसी भी आदमी को कोई भी दिक्कत है तो वो उस कार्यालय में जा सकता है और वहां उसकी समस्या का सॉल्यूशन वो करेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं पता है तो आपके मोहल्ले में होगा बीजेपी कार्यालय, और आप वहां जाके देखना, वो सीरियसली सुनते हैं। इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप हिंदू है या मुसलमान हो, कोई लेना देना नहीं है। वो मंच पे कुछ बोलते हैं। अगर आप वहां अपनी समस्या लेके पहुंचे और वो समस्या वो सॉल्व करा सकते हैं तो वो कराएंगे उसको। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हो। वो नाम सुन के कह रहा है कोई बात नहीं बैठो, सब करा देंगे हम। उन्हें तो और वोटर बनाने हैं अपने। वो कह रहा है इनका काम कराओ, ये क्या बनेंगे हमारे? वोट बनेंगे। तो ये मशीनरी है, ये हमें पहुंचाते हैं कहां तक? जहां सरकारी मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी हमारी बात नहीं सुनती है, वहां कौन काम आता है? क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने उन्हें चुनकर भेजा है। तो ये बेसिक फंक्शन है किसके? पॉलिटिकल पार्टी के। तो अभी तक 3 बातें पढ़ी हमने। डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर बात इतनी? अभी चौथा लिखो इसी में। देखो, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, छोटा सा पॉइंट बनाओ। नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल की आवश्यकता। आवश्यकता बोलो, क्यों है आवश्यकता? नीड क्यों है राजनीतिक दल की? इस बात को समझाओ कि नीड क्यों है, हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों होनी चाहिए। और बताओ।
वो तो फंक्शंस हैं, बता, मैं पूछ रहा हूँ नीड नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लोगों के विचार। और ये शायद मैंने डिस्कस किया है आपके साथ। देखो, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया में? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र कितने तरीके से हो सकता है? कैसे कैसे? हाँ, राइट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्लियर है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब, ठीक है, पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन डायरेक्टली। क्लियर? प्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी। क्या ऐसा संभव है? क्यों? मतलब आज के टाइम में खास तौर से ये वाला हम नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इम्पॉसिबल है, उसको क्या करना? अपनाना, उसको एडॉप्ट करना। इसलिए हमारे पास क्या तरीका बच रहा है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लियर? प्रतिनिधियों का, प्रतिनिधियों द्वारा शासन। क्या? प्रतिनिधियों द्वारा शासन। अच्छा, अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये कैसे चुने जाते हैं? ये कैसे इलेक्ट होते हैं? बाय द इलेक्शंस। इनके लिए क्या करना पड़ा हमें? चुनाव। चुनाव कौन लड़ता है? पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। समझे? इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है, किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि कौन सी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का मतलब क्या है? रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि आएंगे कैसे? उनके लिए चुनाव। और चुनाव लड़ता कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज। इसलिए कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है? बिना डेमोक्रेसी, बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज होनी ही पड़ेगी, और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेगी तो फिर डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो इम्पॉसिबल है। इसलिए लगभग हर देश में क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज हैं। समझे? और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी को क्या बना रही है? किसी किसी देश में वन डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है, टू पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कहीं कहीं मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज है। इंडिया में क्या है? बहुत पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे यहाँ, बहुदल है। ठीक है? तो ये बात लिख लो, इतनी बस ऐसे बना के लिख लो जल्दी, कि नेसेसिटी, नीड क्यों है ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ये हमने एक बार आपको शायद मैंने पढ़ाया था, तो वो यहां तक पढ़ाया था, याद है? 9th क्लास की एनसीईआरटी में, कि इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेसी के लिए क्यों जरूरी है। उसके आगे क्या आ गया? पॉलिटिकल पार्टी। राइट? लिखो ऐसे, डेमोक्रेसी दो तरह से हो सकती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है पीपल पार्टिसिपेशन डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी। ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि देश बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है? तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों द्वारा शासन। उसके लिए इलेक्शंस चाहिए, और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेसी। राइट? क्वेश्चन लिखो यही नीचे ही। देखो, व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज? राजनीतिक दल क्या हैं? ठीक है? व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टी? राजनीतिक दल क्या है? डिस्कस द एलिमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दलों के तत्व और कार्यों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द एलिमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी।
क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन लिखो। पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी टू रन द डेमोक्रेसी। कमेंट, राजनीतिक दल, अगला क्वेश्चन लिखो हिंदी में, राजनीतिक दल लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हैं। टिप्पणी कीजिए। दूसरा वाला तो यही बात है, पहला वाला तो आसान है, दूसरे वाला में ये बात लिख पाओगे कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन वो भी आसान है। चलो, तो ये वाली बात हुई हमारी। देखो, पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने? हाँ, ये क्यों पॉलिटिकल पार्टीज हमें चाहिए। तो क्यों पॉलिटिकल पार्टी चाहिए? डेमोक्रेसी को रन करने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स है। रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन है, इलेक्शंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन करती हैं। ठीक है, ऐसे हिंदी में क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की रक्त वाहिनी कहा जाता है। रक्त वाहिनी समझ, तो जिस ये नसें हमारी हैं, इनमें जो खून बहता है उसको रक्त वाहिनी कहते हैं। तो ये इसका भी क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ। लिख लो, लोकतंत्र को रक्त वाहिनी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? धमनियों को, नसों को क्या बोलते हैं? हाँ, लिख लो, डेमोक्रेसी आर मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज आर और द डेमोक्रेसी। हिंदी में लिखो, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की रक्त वाहिनियां कहा जाता है। क्यों? पॉलिटिकल पार्टीज आर खाली स्थान ऑफ डेमोक्रेसी। लिख लो, खाली स्थान में क्या लिखोगे? क्या कहा जाता है? रक्त वाहिनी। क्यों कहा जाता है? वाई, क्यों? आगे लिखो वाई, क्वेश्चन मार्क। क्यों कहा जाता है? क्यों क्यों कहा जाता है? हम्म, ठीक है, कैसे इंश्योर करते पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी? वही वही बात लिखनी है यहाँ भी। ठीक है, हाँ, वही बात लिखनी है। चलो, अब ये पढ़ेंगे कि हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव, कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। इसमें चार बातें पढ़ी हमने। क्या क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों का अर्थ, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों के तत्व पढ़े, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों के कार्य पढ़े, और राइट, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों। क्लियर? चलो, अब इधर आ जाओ, हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव। ठीक है, देखो, दूसरा हेडिंग बना लो। इन अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी, अ पर्सन और any group of persons is free, is free to form a political party, is to free form a political party। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति तथा व्यक्तियों का कोई समूह, व्यक्तियों का कोई समूह राजनीतिक दलों की स्थापना के लिए, राजनीतिक दलों की स्थापना के लिए स्वतंत्र होता है, स्थापना के लिए स्वतंत्र होता है। राइट, स्थापना के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब क्या लगता है आपको कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए किसी देश में? एक पार्टी होनी चाहिए, टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए, मल्टी पार्टी है? मल्टी पार्टी, थोड़ा सा पॉइंट बनाओ। अच्छा, थोड़ा सा पॉइंट बनाओ। पार्टी सिस्टम, इसको बोलते हैं पार्टी सिस्टम, दल प्रणाली, पार्टी सिस्टम। ठीक है, दल प्रणाली।
पहला पॉइंट लिखो पार्टी सिस्टम में, नीचे से फर्स्ट पॉइंट, वन पार्टी सिस्टम, दल प्रणाली हिंदी में, उसके नीचे पहला पॉइंट लिखो एक दलीय शासन व्यवस्था, एक दलीय शासन व्यवस्था, वन पार्टी सिस्टम। कहां है वन पार्टी सिस्टम? लिख लो, चाइना। दूसरी बात लिखो, सेकंड बात, टू पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, द्विदलीय व्यवस्था, वन पार्टी सिस्टम ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक दलीय प्रणाली। सेकंड है टू पार्टी सिस्टम, द्विदलीय व्यवस्था। तो ये कहाँ कहाँ है? और अच्छा, ये यूएसए में है। यूएसए की पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताओ। डेमोक्रेटिक है अमेरिका की, दूसरी है रिपब्लिकन। और ये है ब्रिटेन में। ब्रिटेन की पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन है? लिबरल है, लेबर है, और दूसरा, नहीं सही बात है, हंस क्यों रहे हो? लेबर नाम है, लेबर, लिबरल पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी, लिख लो। अब हिंदी वाले इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, इसको डेमोक्रेटिक ही बोलते हैं। वो देखो, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। और इसको बोलते हैं रिपब्लिकन, इसको बोलते हैं लिबरल, और इसको कंजर्वेटिव। नहीं, मजदूर नहीं, नाम ही है उनका लिबरल। ठीक है, लिबरल। तीसरा, तीसरा लिख लो, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था, जैसे भारत। क्लियर? अब समझो इसको थोड़ा सा। देखो एनसीईआरटी क्या कर रहा है कि नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी थोड़ी सी आसान थी, इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो अभी वो आपको थोड़ा सा, अभी जब 11th क्लास का होगा तो वो तो और टफ है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही कंसेप्चुअली उन्होंने समझाया, राइट। अभी देखो वन पार्टी सिस्टम, क्या वन पार्टी सिस्टम इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम? ये डेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम नहीं है। तो जहां वन पार्टी सिस्टम होगा वहां डेमोक्रेसी नहीं होगी। क्यों नहीं? कैसे नहीं होगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, राइट। क्या होनी चाहिए? चॉइस होनी चाहिए। जैसे चीन का हमने एग्जांपल लिया था, जब 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़े थे, तो हमने क्या उसमें देखा था? हमने ये देखा था कि अगर चाइना में वन पार्टी सिस्टम है तो क्या वहां चुनाव तो होते हैं, तो क्या वो चुनाव फ्री एंड फेयर है? तो हमने कहा नहीं, फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना में क्या होता है कि मान लो ये दिल्ली का मुखर्जी नगर एक एरिया है, तो यहाँ एक ही आदमी खड़ा होता है, ठीक है। आपको वोट देना है तो, नहीं देना है तो, जीता कौन? वही आदमी। लोगों के पास विकल्प ही नहीं है, ऑप्शंस ही नहीं है। जैसे आप लोगों को एक आदमी, मान लो मैं पॉलिटिकल साइंस, आप पॉलिटिक्स पढ़ाने आए, आप लोगों को पसंद नहीं आया, आपने कहा कि नहीं ठीक टीचर है, कहा कोई नहीं, 3-4 दिन बाद फिर मेरी क्लास लगा दी, आपने कहा कि ये क्या बात हुई? मतलब एक ही विकल्प है आपके पास, तो क्या ये डेमोक्रेसी हुई? ये डेमोक्रेसी नहीं है। बात तो तब है जब आप लोगों ने बोला दूसरा आदमी है। विकल्प होने चाहिए आपके पास, ठीक है, क्या होने चाहिए? ऑप्शंस। तो वन पार्टी सिस्टम में ऑप्शन नहीं होते हैं, वही पार्टी जीतती है और वही पार्टी हार जाती है। हारेगी क्यों? वो तो जीतती ही रहती है बस, केवल। ये चाइना में यही होता है, एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और वही जो है हमेशा जीतते रहते हैं। क्या टू पार्टी सिस्टम डेमोक्रेटिक होगा? टू पार्टी सिस्टम डेमोक्रेटिक होता है, राइट। लेकिन फिर भी इसमें ऑप्शंस कम होते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया की अच्छी डेमोक्रेसीज हैं दोनों, कौन सी? ब्रिटेन और अमेरिका। तो ये दोनों डेमोक्रेसीज में जो है टू पार्टी सिस्टम है। और भी यार देखो, टू पार्टी सिस्टम का मतलब क्या हम ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन या अमेरिका में केवल दो ही दल हैं, या और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? और देखो, ब्रिटेन में और अमेरिका में और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन टू पार्टी सिस्टम हमने क्यों कहा?
क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका में गवर्नमेंट में हमेशा यही दो दल रहते हैं। कौन से? वहां ये रहेंगे और यहाँ ये रहेंगे, इसलिए इसको टू पार्टी सिस्टम हमने बोला। अमेरिका में और भी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। देखो अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी? डेमोक्रेटिक। ये पार्टी थोड़ी सी लिबरल है। कैसे है? लिबरल है। और जो रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अमेरिका है, ये थोड़े से कंजर्वेटिव है। रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट था डोनाल्ड ट्रंप, राइट? हाँ, और डेमोक्रेटिक, हाँ डेमोक्रेटिक का कौन है? बराक ओबामा और जो बाइडेन जो अभी हैं, वो किसके हैं? वो डेमोक्रेटिक हैं। तो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट में होती है, तो ये लोग फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं टू अदर कंट्रीज। लेकिन जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो ये लोग बात करते हैं अमेरिका फर्स्ट। डोनाल्ड ट्रंप भी क्या कह रहा था? जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने भारत में के लोगों की वीजा को नहीं दिया, और वो उसमें। ऐसे ही ब्रिटेन में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लिबरल और लिबरल है थोड़े से डेमोक्रेटिक तरीके से, ये सबके साथ अच्छी बातें करते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब ही समझ आ रहा है, वो पहले पहले किसको रखते हैं? ऐसे ही भारत में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर देखा जाए मोटा मोटी, तो सेंट्रल लेवल पर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? कौन? एनडीए और यूपीए। एनडीए को बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नीचे वाले को बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है? नेशनल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, हिंदी में इसको बोलते हैं। ये सवाल आता है, फुल फॉर्म पूछ दिया पीसीएस में, तो यूपी पीसीएस में फुल फॉर्म पूछ दिया एनडीए और यूपीए का, उसमें घबरा गया आदमी। बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है? बीपीएससी में फुल फॉर्म पूछ दिया इसका, ठीक है? एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एनडीए किसका है? ये है बीजेपी का गठबंधन अलायंस, और ये किसका है? कांग्रेस का गठबंधन है ये। समझ रहे हो? मतलब एनडीए के नीचे कांग्रेस ने बहुत पॉलिटिकल पार्टीज को ले लिया, यूपीए बीजेपी ने ले लिया, उसके नीचे यूपीए में किसने ले लिया? कांग्रेस ने। और इसमें बहुत सा पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के साथ आके क्या कर रही है, देखना। जैसे रिपब्लिकन अमेरिका फर्स्ट की बात करता है, जैसे कंजर्वेटिव ब्रिटेन फर्स्ट की बात करता है, ऐसे ही एनडीए या बीजेपी किसकी बात करते हैं? इंडिया फर्स्ट की। और ये थोड़े से इनको बोलते हैं दक्षिणपंथी। क्या बोलते हैं? ये होते हैं राइटिस्ट। कौन से? पॉलिटिकल पार्टीज की कई आइडियोलॉजी होती है, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट और मिडिल वाले होते हैं। तो ये राइटिस्ट हैं। कौन? बीजेपी वाले राइटिस्ट हैं, यहाँ कंजर्वेटिव राइटिस्ट है, और यहाँ कौन है? ये कल्चर की बात करते हैं। कौन से कल्चर की? पर्टिकुलर कंट्री के कल्चर को प्रमोट करने की बात करते हैं। और कांग्रेस कैसे है? कांग्रेस यही है, डेमोक्रेटिक और पूरे दुनिया में ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन होता है। लगभग पॉलिटिकल पार्टी, जो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो दो ही तरीके से हो सकती हैं। एक, जो बात करेंगे मॉडर्न वैल्यूज की। एक बात करेंगे जो किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री की बात करेंगे। बीजेपी किसकी बात करती है? बीजेपी के प्रवक्ता को देखो, वो तुरंत कहां पहुंचेगा? मुगलों को वो कहेगा अंधकार युग है ये, जो मिडिवल पीरियड है, मिडिवल हिस्ट्री, हमारी मध्यकालीन इतिहास है। वो बीजेपी वाले क्या बोलते हैं उसको, आरएसएस वाले, कि ये जो है भारत का अंधकार वाली हिस्ट्री है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस हिस्ट्री में हमने भारतीयों को रखा ही नहीं। किसको? पूरी हिस्ट्री किसके नाम से लिखी गई है? मुगलों के नाम से लिखी गई है। अब वो कह रहे हैं इसको फिर से लिखो, और उस समय जो भारतीय राजा थे उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको फिर से लेके आओ। यही बातें कौन करता है यहाँ? और ये बातें यहाँ रिपब्लिक करते हैं। ये कह रहा है अमेरिकन, अमेरिकन पहले, ना कि पूरी दुनिया पहले। कांग्रेस वाले ऐसी बातें नहीं करते। वो कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ हमें चेंज होते रहना चाहिए। हिस्ट्री की बात, कल्चर की बात, लैंग्वेज की बात, ये कौन से लोग करते हैं? ये वाले लोग करते हैं, जिन्हें राइटिस्ट बोलते हैं, ठीक है? एक है लेफ्टिस्ट, जैसे जैसे बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी होते हैं वो लेफ्टिस्ट होते हैं, बिल्कुल वामपंथी। और ये जो विचारधारा है डेमोक्रेटिक, लिबरल और कांग्रेस, ये वाले हैं सभी विचारधाराओं को अपने साथ लेके चलने वाले लोग हैं, ठीक है? तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन ऐसे होता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे इंडिया में टू पार्टी सिस्टम है। इंडिया में टू पार्टी सिस्टम नहीं है, राइट? क्योंकि दो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट नहीं बनाती हैं सेंट्रल लेवल पर। हमारे यहाँ गवर्नमेंट अलग अलग बनता रहता है। सेंट्रल लेवल पे तो हम फिर भी ये मान सकते हैं कि या तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है या फिर कांग्रेस की बनती है। लेकिन स्टेट में क्या कहोगे? अलग अलग। उड़ीसा में अलग ही चल रहा है, नवीन पटनायक जी कई सालों से हैं, वो, उन्हें कोई हरा ही नहीं पा रहा है। वो अलग ही देश है एक। उड़ीसा में किसकी सरकार है? पटनायक भाई, वो उन्हें कोई हरा ही नहीं पाता है। कोई भी चला जाए उन्हें कोई नहीं हरा सकता, ठीक है? पश्चिम बंगाल में अलग ही दुनिया है एक, वो ममता बनर्जी दीदी की, उन्हें भी कोई नहीं हरा सकता। ज्यादा वो जब उन्हें लगता है वो हार नहीं तो बम बम फोड़वा देती हैं वो। हाँ देखो, अगर अगर हिंदुस्तान में किसी भी इलेक्शन में सबसे ज्यादा बूथ कैप्चरिंग हो रही है तो कहाँ हो रही है?
वेस्ट बंगाल में हो रही है, वहां बीजेपी एक्टिविस्ट कार्यकर्ता हैं जो उनको क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं वो। तो ये हमारे यहाँ हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कौन सा पार्टी सिस्टम है। तो एक क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, इन इंडिया देयर इज पार्टीज बट देयर इज नो पार्टी सिस्टम। भारत में दल तो है लेकिन दलीय प्रणाली नहीं है, क्योंकि डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि कौन सा सिस्टम है। हम ये मान लें कि सेंट्रल लेवल पर 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन स्टेट लेवल पर पता ही नहीं चलता, यहाँ कोई है वहां कोई है, तो ये सिस्टम है। क्लियर, चलो ये बात क्लियर होगी। अब इधर लिखो मल्टी पार्टी में थोड़ा सा लिखो, उदाहरण एग्जांपल लिखो, इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम का है इंडिया में। राइट, एक क्वेश्चन लिखो यहाँ, छोटा सा क्वेश्चन लिखो एक, देखो of these which of these is better, which of these is better। प्रश्न हिंदी में लिखो, एक थोड़ा सा प्रश्न लिखो, पहले प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखना है, प्रश्न। हाँ, इनमें से कौन सी प्रणाली अच्छी होती है, बोलो। हाँ, कौन सा डेवलपमेंट? एनसीईआरटी ने भी यही आंसर किया। एनसीईआरटी ने कहा कि ये बता पाना कि कौन सा पार्टी सिस्टम अच्छा है ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी देश में एवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इज रिलेटेड टू द कल्चर और वेरियस फैक्टर्स ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। उन्होंने कहा कि किसी देश में जो भी पार्टी सिस्टम आ रहा है वो उस देश के अपने कंडीशन से आ रहा है, अपनी बातों से निकल कर आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पार्टी सिस्टम कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। सभी पार्टी सिस्टम अपने अपने लिए अच्छे हो सकते हैं, यही डिप्लोमेसी है कि किसी भी बात को बुरा नहीं कहना है। तो इसका आंसर लिखो, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, उत्तर लिखो, लिखो इस, हाँ अभी आंसर उसका भी होगा, अभी आंसर उसका भी करेंगे, लिख लो। देखो, हम ये कह सकते हैं कि चीन में डेमोक्रेसी नहीं है। चीन कहता है कि सबसे अच्छी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ ही है, दुनिया में जो भी डेमोक्रेसी वो बेकार है। अब क्या कहोगे? वो कहता है कि आपकी ये बोलने से कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हम ये कैसे मान लें कि नहीं है। वो कहते हैं हमारे यहाँ सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है। वो कह रहे हैं हमने करके दिखाया। वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब लिबर्टी, डेमोक्रेसी का मतलब इक्वालिटी, डेमोक्रेसी का मतलब फ्रीडम। उसने कहा ये डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी का मतलब है, ये पश्चिमी लोकतंत्र का मतलब है, ये अमेरिकन लोकतंत्र का मतलब है। उसने कहा हम अमेरिकन कल्चर को क्यों अडॉप्ट करें। उसने कहा इंडिया ने कर लिया, वो इंडिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया के पास अपना कोई मॉडल नहीं है डेमोक्रेसी का। उसने कहा पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी का मॉडल चल रहा है वो असल में डेमोक्रेसी का मॉडल नहीं है, वो मॉडल ऑफ द वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, वो पश्चिमी लोकतंत्र है, वो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। चाइना कह रहा है कि वो कह रहा है हमें नहीं मानना आपकी डेमोक्रेसी, बात भी ठीक है। सऊदी अरेबिया बेस्ट फ्रेंड है ऑफ द यूएसए, अगर यूएसए की डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है तो सऊदी अरेबिया पे क्यों नहीं ला रहे हैं वो। लोग पूछते हैं अमेरिका से कि आपका तो बहुत अच्छा गहरा मित्र है, वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया कहता है कि सब अमेरिकन डेमोक्रेसी बहुत अच्छी नहीं है, कहता है कि इस्लाम में जो डेमोक्रेसी बताई गई वो ज्यादा अच्छा है। तो ये सब रिलेटिव चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हमें कौन सी डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करना है, जो हम पढ़ रहे हैं उसी को ही एग्जाम में। ये बात मत लिख देना कि सब डेमोक्रेसी अपनी जगह अच्छी है, नहीं ऐसा नहीं। क्या लिखा? आप क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर लिखो, इसका उत्तर लिखो। Perhaps the best answer to this question is, perhaps the best answer to this question is that that this is this is not a very good question। एनसीईआरटी ने ऐसे ही लगाया, दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने लिखा। देखो इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि, एनसीईआरटी में लिखा है, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह प्रश्न ही सही नहीं है। अब देखो जैसे कि मान लो कि हम लोग, आप लोगों को मैं लिखा रहा हूं, आप लोग के चेहरे पे हंसी आई, अब सोचा कि एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ रहा है और उसने कहा परहैप्स द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी, वो भी मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने मतलब क्या है, कुछ तो, लेकिन जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों। आप कुछ भी लिख रहे हो
गलत भी लिख रहे हो तो भी आर्गुमेंट्स होने चाहिए इन फेवर ऑफ योर क्वेश्चन। आपके आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उसके फेवर में बस आपके पास लॉजिक होने चाहिए, और आप गलतवादी प्रूव करके आ जाओ सही। बस अपने आप को आपको प्रूफ वही तो लिखना ही है। जैसे वो आपसे कहता है डिस्कस, कमेंट, कमेंट में आप कह सकते हो कि भारत में फेडरलिज्म नहीं है, ठीक है, आप जस्टिफाई कर दो, आप हो जाओगे, सही बात हो जाएगी। आप आर्गुमेंट्स लिखो कि फेडरलिज्म नहीं है, वो तो है ही चीजें, तो आपका आंसर सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। समझे बात? तो यही, अब देखो इसको कैसे जस्टिफाई किया उन्होंने, क्या लिखा देखो, नेक्स्ट इसमें नीचे लिखो, एनी कंट्री कैन नॉट चूज अ पार्टी सिस्टम। कोई भी देश दलीय प्रणाली को चुनता नहीं है। इट इवॉल्व्स, इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम, इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। बल्कि दलीय प्रणाली, बल्कि दलीय प्रणाली विकास प्रक्रिया का परिणाम होती है। विकास प्रक्रिया का परिणाम होती है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टी सिस्टम, फॉर पार्टी सिस्टम इन एनी कंट्री, इन एनी कंट्री। किसी देश में, किसी देश में दलीय प्रणाली के विकास के लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी होते हैं। जैसे सच एज, जैसे देखो सच एज, विभिन्न कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे सच एज नेचर ऑफ सोसाइटी, सच एज जैसे नेचर ऑफ सोसाइटी, जैसे समाज की प्रकृति, समाज की प्रकृति। सेकंड पॉइंट, सोशल एंड रीजनल डिवीजन, सोशल एंड रीजनल डिवीजन समाज और क्षेत्र की विविधता, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का इतिहास, राजनीति का इतिहास। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, सिस्टम ऑफ इलेक्शंस चुनावी प्रणाली, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा अगर कि ये बात कि इंडिया में कौन सा सिस्टम है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम का एवोल्यूशन क्यों हुआ इंडिया में, इन मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में क्यों इवॉल्व हुआ, बहुदलीय प्रणाली भारत में क्यों इवॉल्व हुई, इन पॉइंट्स के बेसिस पे बताओ। ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सोसाइटी में। सोशल एंड रीजन, डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए मल्टी पार्टी। तो डाइवर्सिटी और मल्टी पार्टी का क्या रिलेशन है? आइडियोलॉजी बहुत सारी है, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर, कास्ट, रिलीजन, रीजन, जेंडर, लैंग्वेज, बहुत सारी चीजों के बेसिस पर किसका फॉर्मेशन हो सकता है। उन कंट्रीज में उतनी डाइवर्सिटी नहीं है, तो वहां मल्टी पार्टी चीजें। चाइना में उतनी डाइवर्सिटी, सब एक जैसे दिखते हैं, सब एक जैसे बोलते हैं, हमारे यहाँ बहुत अंतर है। समझ रहे हो? आप देखो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का आदमी अलग ही दिखता है, साउथ वाला आदमी बिल्कुल अलग दिखता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यूपी का भी आदमी बहुत अलग अलग दिखता है, अरे वो तो सब छोड़ो, एक घर में भी अलग अलग दिखता है आदमी, ठीक है। हाँ, एक घर में 5-6 लोग हैं तो वो अलग ही अलग हैं, सबकी शक्लें, ठीक है। मेरे घर में इतने लोग हैं, चेहरे मिलते नहीं, वो बाहर का आदमी देखता है तब उसे लगता है कि अच्छा अच्छा ये भाई भाई, आपस में तो बिल्कुल नहीं मिलते, ठीक है। अब मेरे जो बड़े भाई हैं वो बेचारे सांवले हैं, छोटा वाला है वो भी, और बीच वाले सब ठीक ठाक हैं। तो अब ऐसा क्या है, मुझे नहीं पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्या हुआ है। तो यही डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? तो ये हमने क्या कर लिया, राइट। अब बोलो, अगर मैं आपसे पूछूं
कि चाइना में मल्टी वन पार्टी सिस्टम क्यों इवॉल्व हुआ, राइट, और टू पार्टी सिस्टम डायवर्सिटी, और इंडिया में पार्टी सिस्टम। हाँ, इस बात को थोड़ा जस्टिफाई कर लो, नीचे लिखो, थोड़ा सा लिखो, देखो, इन इंडिया देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम, इन इंडिया देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम, भारत में बहुदलीय प्रणाली है। मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व्ड इन इंडिया बिकॉज multi party system evolved in India because the social and regional diversity, because social and regional diversity is in India। हिंदी में क्या लिखा, प्रणाली है, देखो, इसका विकास भारत में, इसका विकास भारत में इसलिए हुआ कि इसका विकास भारत में इसलिए हुआ क्योंकि भारत में विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, राइट, भारत में विविधता पाई जाती है। 10 THUS 10 बी कैन से दैट, लिखो नेक्स्ट, 10 बी कैन से दैट no party system is ideal for all countries and societies। no party system is ideal for all countries and society। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी देशों या समाजों के लिए कोई एक दलीय प्रणाली, सभी देशों या समाजों के लिए कोई एक दलीय प्रणाली आदर्श नहीं हो सकती है, आइडियल, आदर्श नहीं हो सकती। ऐसे लिखा जाता है आंसर, कैसे, समझे, बैलेंस्ड, कंक्लूजन कितना बेस्ट है, ये कहां से पता चल रहा है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आंसर कैसे लिखते हैं ये पता चलता है, फॉर्मेटिंग क्या है आंसर राइटिंग की, क्या कौन सिखाता है ये, एनसीईआरटी सिखाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो पढ़ लेते हो, लेकिन जब भी टाइम मिले एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी पढ़ो जाके, पता चलेगा कि कैसे जस्टिफाई करते हैं अपनी बात को। और ये पूरा गेम, पूरा एग्जाम किस चीज का है, जो मेहनत आप ज्यादातर लोग मेहनत यहाँ करते हैं, यहाँ पीटी पे, कुछ नहीं होने वाला इससे, प्रीलिम्स कुछ नहीं, बेकार स्ट्रेटजी, बेकार रणनीति। असली रणनीति क्या है, क्या तैयार हो गया। अच्छा, पहले ये बताओ कि यूपीएससी में कितने स्टेजेस पे एग्जाम होता है, 3 पे, क्या क्या, पीटी मेंस और इंटरव्यू। पीटी में कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से, जीएस और सी सेट। जीएस में कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स। ये क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, टी सेट में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 200। ये क्वेश्चन कितने का हो गया, 2.5 नंबर का हो गया। कितने पे क्वालिफाइंग है, क्या नंबर, 200 में से कितना ले आओ, क्वेश्चन कितने, 80 में से कितने सही करो, 27, ठीक है, केवल 27 कर दो, बात खत्म। मेरिट किस पेपर पे बेस पे बनती है, जीएस के पेपर के बेस पे ही मेरिट बनती। 200 मार्क्स में से कितने मार्क्स ला रहे हो, 100 क्वेश्चंस में से काट पीट के कितने को, नेगेटिव कितना होता है, 1/3, 1/3, 1/3। और सी सेट में, उसमें भी 1/3। सी सेट जस्ट क्वालिफाइंग है, आपने 66 67 मार्क्स ला दिए, आपने 27 क्वेश्चन काट पीट के सही कर दिए, आप क्वालिफाई हो गए। जीएस में जितना करोगे उस बेसिस पे आप क्वालिफाइड करोगे, क्या पीटी क्वालिफाई करोगे। सी सेट में क्वालिफाई नहीं हुए तो जीएस में कुछ भी कर लो, आपने 100 में से 100 क्वेश्चन पूरे सही कर दिए तो भी आप नहीं पास माने जाएंगे, क्या, पीटी। तो जो क्वालिफाइंग है वही असल में क्वालिफाइड करा रहा है। तो इस पहले काम कहाँ करना है, सी सेट पे। जीएस लगातार पढ़ोगे 2 साल भी, और पहली बार एग्जाम देने गए और अगर सी सेट में फेल कर गए तो किसी काम की तैयारी नहीं। इसलिए कहाँ काम करो, और सी सेट
कंपेरेटिवली जीएस से वो टफ बना रहे हैं। उन्हें पता है कि सी सेट में कौन वीक है, आर्ट्स वाले बच्चे। सी सेट में कौन वीक है, साइंस वाले, वो वाले बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है। उन्हें पता है कि ये छटनी अपने आप हो गई। अब कौन से लोग बचे, आईआईटीएन, आईआईएम, गेट वाले जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है, उसमें भी थोड़ा सा वो कंपटीशन कर रहे हैं। तो आप लोग तो वैसे ही बाहर उन्होंने कर रखा है जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, तैयारी में हो ही नहीं, चाहे जितना पढ़ लो सिलेक्शन जीवन में नहीं होगा अगर सी सेट सही नहीं है तो। 67 मार्क्स लाना और 27 क्वेश्चन करना टफेस्ट एरिया है ऑफ दिस एट द प्रेजेंट टाइम यूपीएससी प्रिपरेशन में। मुश्किल से मुश्किल हो गया है ये, उसको मत इग्नोर करना। जो क्वालिफाइंग है वही टफ बना दिया उसने। बाकी जीएस तो ठीक है, उसे पता है कि लक्ष्मीकांत सब पढ़ लेंगे, हैं अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं। सी सेट में क्या कट ऑफ क्यों कम जा रही है? 100 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चन जनरल जिसके सही हैं वो पीटी क्वालिफाई है, 42 क्वेश्चन ओबीसी में सही हैं वो पीटी क्वालिफाई है, 100 में से 41 क्वेश्चन एससी सही है वो जी पीटी क्वालिफाई है, 39 क्वेश्चन एसटी में सही है वो क्या क्वालिफाई है, 35 क्वेश्चन में से हैंडीकैप्ड जिसका सही है वो पीटी क्वालिफाई है। क्यों इतनी बुरी हालत है? क्योंकि ज्यादातर तो छट जा रहे हैं कहाँ, बड़े बड़े महारथी जिनके नंबर 120 आ रहे हैं। कितने? 120 का मतलब है कितने क्वेश्चन कर रहा है वो, काट पीट के 60 क्वेश्चन कर रहा है। ऐसी मार्कशीट है मार्केट में और मेरे भी जानने वाले हैं। काट पीट के 60 उसने जीएस में इतनी मेहनत करी उस आदमी ने कि काट पीट के उसने 60 क्वेश्चन सही किए, कट ऑफ से कितने 15 क्वेश्चन ज्यादा, लेकिन वो कहाँ फेल हो गया, और वो भी मामूली हालत में फेल हुआ है, पॉइंट में। लेकिन इसका मतलब पॉइंट में फेल होने का मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सटीक नहीं थी। लेकिन वो कर भी नहीं सकता उस चीज की तैयारी क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता, वो उसे नहीं समझ आता मैथमेटिक्स। लेकिन अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, नहीं है तो वो तैयारी आपके लिए है ही नहीं। टी सेट का पेपर देखो, डरा नहीं रहा हूँ, ये फैक्ट है। अब तो ये क्वालिफाई कर लिया आपने, मान लो सी सेट भी तैयार कर लिया, पीटी भी कर लिया, आप पीटी क्वालिफाई हो गए, तो पीटी केवल क्वालिफाई हुए आप, बात खत्म। अब कहानी शुरू होती है यहां से। ये तो केवल फिल्म का एक ट्रेलर था, 5 मिनट का था ये। अब कहानी शुरू हुई मेंस में। मेंस में कितने पेपर हैं? 9। किस चीज के 9 पेपर? 4 जीएस के। हाँ देखो, 4 किसके, देखो के 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑप्शनल के कितने? 2, 1 और 2। हाँ, और ऐसे कितना पेपर? हाँ, 1 पेपर। और कंपलसरी कितने? कौन कौन से? हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। कितने हो गए टोटल? 9 पेपर। अब देखना, ये भी क्या है, जस्ट ये भी क्वालिफाइंग है, और हिंदी और इंग्लिश। और अगर इसमें क्वालिफाई नहीं किए तो इसमें साल भर जो पड़ा है ना इसको, ऑप्शनल को कुछ भी करते रहोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। पहले यही चेक होगा और फिर ये भी चेक करके नंबर बता देगा कि इतने पाए हो, लेकिन नॉट क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि आप यहाँ फेल, मार्क्सशीट में लिख देगा कि आप कंपलसरी में नहीं हो पाए। सी सेट में कई लोगों का लिख के आया है नॉट क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि सी सेट में मार्क्स उसके है ही नहीं, कम है, ठीक है। अब यहाँ अगर लिख के दे दिया तो पहले क्वालिफाइंग पेपर कौन सा, सब यहाँ भाग रही है जनता, पूरा इस पे सब इधर पड़ी हुई है भाग भूग के, ठीक है। पीटी हो जाए तो क्या, इसको इस पे करना पड़ेगा, और इसको कर लिया और पीटी पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो तो केवल क्वालिफाई हो गए, बात खत्म। अब ये जो नंबर है, ये 1000, वो कितने, 500, और ये कितने, ठीक है। अब देखना, ये 1000 में से 400 आते हैं, कितने, हाईएस्ट 415, 450 तो समझ लो कि 1000 में से 450, 50% भी नहीं हुआ। कितना? 50% भी नहीं हुआ, 45%। ये हाईएस्ट मार्किंग है जीएस में, और एवरेज जो है, गैप जो है वो कम से कम है। हाईएस्ट का 450, लोएस्ट का 400, 50 नंबर का गैप है। इधर देखना है कितने नंबर का पेपर है, यहाँ आप 315 और 320 भी ला सकते हैं। कितने परसेंट हो गया? 60 से ऊपर चला गया। ये 60 के यूपर यहाँ मार्क्स लोग 325 और 330 भी लाए हैं, और 340 भी लाए हैं। तो कहते हैं कि सिलेक्शन यहाँ से होता है, यहाँ से यूपीएससी में। ये तो एवरेज मार्किंग रहती है लगभग सब स्टूडेंट्स की एक जैसी, क्योंकि हर आदमी क्या पढ़ रहा है, हर आदमी जीएस पढ़ रहा है। हर क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, जीएस पढ़ा है। यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ ध्यान नहीं, और यहाँ ध्यान नहीं दे रहा। और वहां भी पीटी में भी देखो क्या पढ़ रहे हो आप लोग खुद देखो, आप लोग क्या पढ़ रहे हो, केवल जीएस 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 पढ़ रहे हो। वो तो एवरेज मार्किंग है,
उनने तो कह रखा है कि 50% से अधिक मार्किंग नहीं करना है, इसमें ज्यादा एवरेज गैप होता नहीं है। ऑप्शनल में 200 भी आते हैं, 180 भी आते हैं, 290 भी आते हैं, समझ रहे हो आप। बहुत यहाँ वहां ज्यादा अंतर है मार्क्स लाने में। आप देखना जिसको ऑप्शनल में अच्छा मिलता है वो आदमी ही टॉप करता है। जीएस में तो उतना ही रहेगा, 120 से ज्यादा नंबर देगा ही नहीं किसी भी पेपर में, चाहे जितना अच्छा लिखा हो 250 में से 120 बस हो गया, उससे ज्यादा 100 टू 120 जो सेलेक्ट होने वाले लोग होते हैं वो यही मार्किंग है, इसी में चलते रहते हैं बस 10-20 10-20 10-15 नंबर वहां करो। तो पूरी तैयारी वो, अब इसमें से वो तो पीटी क्वालिफाई कर लिया था हमने, इसमें क्या बनना है, इनको छोड़ दो, यहां से बननी है मेरिट, इस पे ये सिलेक्ट कराएगा, ये रैंक दिलाएगा, ये पीटी तो केवल क्वालिफाई कर गए ना आप, यहाँ आ गए, इसमें से अब सिलेक्ट होना है। अब मेंस जो जितना अच्छा करेगा वो मेरिट लिस्ट में रहेगा, और जो जितना अच्छा करेगा वो टॉप लिस्ट में रहेगा और आगे सेलेक्ट होगा। तो हम काम कहाँ कर रहे हैं, जस्ट क्वालिफाइंग पे, पीटी पे। सरदर्द क्या है बना रखा है हमने, प्रीलिम्स नहीं, वो सरदर्द है ही नहीं, सरदर्द ये होना चाहिए, समझे। और इसके बाद क्या होना है, कितने मार्क्स का होना है, ये कितने का होना है, 275, ये 1700, ठीक है। अब देख लो 275 में कितना वेरिएशन हो सकता है, 200 से ज्यादा किसी को देगा नहीं, 180 से शुरू करता है, कितना हो गया, 140 से शुरू करता है, मान लो कितना हो गया, 60 मार्क्स। ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन आ सकता है इंटरव्यू में 60 मार्क्स का, इसमें वेरिएशन होने का चांस ज्यादा कहाँ है, इधर इधर 1700 मेंस, ये 1700 मार्क्स को टारगेट करो, कितना 1700 नंबर है, ये 1700 नंबर में से ये लगभग 500 तो यहाँ चले गए, और कितने लगभग 1200 ये बचे, क्योंकि 250 ये और 1000 ये, ठीक है। इन पे काम करो, ये नंबर डिवाइड कर रखे यूपीएससी ने, वो आप पे डिपेंड करता है कि किसमें से कितना ला पा रहे हो, कितनी क्या तैयारी है। जिसने यहाँ लाया वो कभी भी वहां, लोग कहते हैं इंटरव्यू से बाहर हो गए, वो लोग बाहर होते हैं जिनके मेंस में जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। क्वालिफाइंग का मतलब ओबीसी का स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा था 800 पर, समझना, 800 पर मेंस क्वालिफाई कर रहा था फॉर द इंटरव्यू, और मेरे मान लो 800 ही मार्क्स आए, तो मैं क्या हो गया, क्या मेरे सिलेक्शन का चांस है, न- कहीं नहीं चांस है। इंटरव्यू में मिल गए अगर 200 तो जाके कट ऑफ में कहीं मैं चला जाऊंगा। अगर मैंने ओबीसी का कट ऑफ गया 800 पे, ओबीसी इंटरव्यू के लिए बुलाया, अगर मेरे यही मार्क्स होते 900, तो बोलो इंटरव्यू में मुझे अगर कम से कम भी देगा, तो इंटरव्यू के मार्क्स से कभी बाहर नहीं होता आदमी, इंटरव्यू के मार्क्स से केवल रैंक डिसाइड होता है, बाहर होता है किसके मार्क्स से, जो ये बोलते हैं ना कि मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया, इसका मतलब आप ऑलरेडी बाहर वाली लिस्ट में थे, क्योंकि इंटरव्यू के लिए उसने कितना बुलाया है, 2 गुना 3 गुना जो बुलाया है ना, वो 3 गुने में आप उस भीड़ में थे जो बिल्कुल कट ऑफ पे थी। उस भीड़ में क्यों ना जाए कि, हाँ, कि बिल्कुल सेफ जोन में रहो, कहाँ, मेंस में। जैसे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एक इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू 30 मार्क्स का था, और मेरे रिटर्न में आए 160 मार्क्स, ठीक है। और मुझे इंटरव्यू उसने इसमें से दिए 22 मार्क्स, मेरे टोटल बने 182, और कट ऑफ गया 184। तो मैंने क्या आर्गुमेंट दिया कि मुझे अगर ये 24 दे देता तो मैं सेलेक्ट हो जाता। मेरे छोटे भाई ने कहा बेकार की बात मत करो, अगर यहाँ 170 ले आते तो क्या हो जाता। गलत बात नहीं कही उसने, उसने कहा बेकार की बात क्यों कर रहे हो, कि यहाँ 170 लाने में क्या दिक्कत थी। कहा यहाँ पढ़ना पड़ता ना, ये तो हवा में जाके बैठे हो और जाके जाके ऐसे बोला बोला था पढ़ लो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को रिवाइज कर लो, ऑब्जेक्टिव सही, उसकी बात सही थी ये, कि बेकार का दो क्यों बहाना रो रहे हो, यहाँ लाओ ना, यहाँ लाओ ना, 175 लाओ रिटर्न, वो तो आपके पास है ना मौका, ये दिखाओ कि कितने होशियार हो पढ़ने में। तो वो बेकार में रोना रोते हैं इंटरव्यू का। उसने कहा नहीं, उसने कहा 30 में से 22 बढ़िया है, बेस्ट मार्किंग है, लेकिन फिर भी यहाँ 2 नंबर की, कहा कि यहाँ क्यों नहीं जज कर रहा हो अपने आप को कि कहाँ गलत हुए कहाँ नहीं हुए। 160 से 165 कर लेते, मान लो 165 में कर लेता तो क्या मैं सिलेक्ट नहीं होता, हो जाता। उसने कहा गलत चीजों पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग, ध्यान कहाँ देना है, इस वाले एरिया पे देना है ध्यान। ये 1700 नंबर का जो एग्जाम है उस एग्जाम पे फोकस करो, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है ये, समझे। पीटी मेंस कुछ अलग अलग है नहीं, जीएस में यहाँ जो पढ़ना है वही वहां पढ़ना है, ठीक है। और हम लोग पीटी और मेंस की जीएस अलग अलग करके थे, बेकार की बात, निबंध पढ़ना ही नहीं है अभी, ये पढ़ो,
ये पढ़ो, जब ये दोनों तैयार हो जाएंगे निबंध अपने आप लिखने लगोगे। पीटी और मेंस की तैयारी अलग नहीं होती है। जीएस का मतलब क्या, जीएस, पीटी मेंस एक ही बात है। जीएस अलग अलग नहीं पढ़ना है, जीएस मतलब जीएस पढ़ना है। जो हम पढ़ रहे हैं ये जीएस है, पीटी मेंस के लिए एक ही जीएस है। ऑप्शनल पढ़ो और फोकस करो बच्चे कुछ टाइम में किस पर, कंपलसरी पेपर्स पे। ऐसा नहीं कर सकते कि पीटी क्वालिफाई हो गई अब हम हिंदी इंग्लिश कंपलसरी देख लेंगे। वो जो प्रेशर होता है ना उसमें, वो जब विलोम शब्द और वो पर्यायवाची, हिंदी वाले इंग्लिश पे काम करो, क्योंकि इंग्लिश का कंपलसरी पेपर आएगा, यहाँ इंग्लिश निबंध लिखना पड़ेगा। मार्क्स लाने हैं 33% ही, लेकिन वो भी कभी कभी नहीं आते हैं, सी सेट में नहीं आ रहा है। इसलिए सैटरडे संडे कहाँ काम करना होता है, कंपलसरी पेपर्स पे। सी सेट पे काम करो, इंग्लिश देख लो। अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपलसरी पेपर उठा के देखे हैं, नहीं देखे हैं तो कोई तैयारी नहीं है आपकी, आप सीरियस नहीं है, आप तो बस कोचिंग की भीड़ में भाग रहे हैं केवल। हमने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, बस चल रही है तैयारी, चलती रहेगी ना। खुद बैठो ना स्ट्रेटजी, ये नहीं पता है तो तैयारी की आप उस दौड़ में नहीं है। जब जैसे जो आईआईटीएन है, आईआईएम वाले जब वो आते हैं ना, तो ये काम जो है ऑलरेडी कर चुके होते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है बताने की। वो तो कहते हैं आप तो बताओ हमें पढ़ना कैसे है। वो पूरे पेपर्स देखें, अभी तक अगर पूरे पेपर्स नहीं देखे हैं तो देखो, पीटी का घटना चक्र नहीं, पेपर देखो, सी सेट का पेपर देखो। सी सेट का पेपर उठाओ, जो आता है मार्केट में बिकता है 25-25 रुपए में। सी सेट का पेपर उठाओ, सी सेट का पेपर उठा के लगाओ, क्या बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। नहीं बना पा रहे हो तो समस्या है। क्या कंपलसरी पेपर बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो तो समस्या है। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, 2 घंटे, 2 घंटे हिंदी, 2 घंटे इंग्लिश, संडे संडे डिवाइड कर लो, हो गया। तैयार करते रहो, तैयार करते रहो सारी चीजों को, समझे। क्या समझ आई बात। यही कि जो कर रहे हो वो तैयारी वैयारी नहीं है, वो क्या है, जो अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो वो तैयारी नहीं है, क्या है, केवल एक भाग रहे हैं। जो भीड़ यहाँ गांधी मुखर्जी नगर और पूरी करोड़ भाग में सिलेक्ट होता है, जिसके दिमाग में पूरी अप्रोच होती है। पीटी पीटी करने वाला आदमी लाइफ में सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो दूसरा भी जन्म दे दो उसको, ईश्वर कहे कि जा बेटा एक और जन्म दिया, और वो फिर पीटी का राग अलापने लगा, वो सिलेक्ट हो ही नहीं सकता। राग अलापना है किसका, इसका राग अलापना है। क्योंकि मेंस के जीएस के सिलेबस में पीटी का सिलेबस अपने आप इंक्लूड है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप मेंस का पढ़ रहे हैं तो वो तो बेसिक तो पढ़ते ही हैं हम, लेकिन ये भी पढ़ते हैं कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन जब आप पीटी के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ते हो, भारत का राष्ट्रपति पढ़ते हो, तो आप उसमें केवल उसके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में मेंस वाला एरिया छोड़ देते हो। लेकिन मेंस में जब एरिया पढ़ाया जाता है तो पूरा, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मेंस वाली तैयारी करनी है हमें, पीटी वाली नहीं करनी है। और जनता कहाँ भाग रही है, 3 साल से केवल पीटी की तैयारी कर रहा है, और पीटी नहीं हो रहा है उसका। क्यों, क्यों, क्योंकि वो पीटी की ही तैयारी कर रहा है। अगर वो पूरी तैयारी करता तो शायद पीटी हो जाता उसका। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे हैं जो केवल यूपीपीसीएस के लिए पढ़ेंगे, किसके लिए, वो गलत रणनीति है। यूपीपीसीएस मत पढ़ो, यूपीएससी पढ़ो, यूपीपीसीएस तो अपने आप हो जाएगा। जब हम ये मान रहे हैं कि हम यूपीपीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमने कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा लिया कि हमें कम पढ़ना है। और कम हम नहीं पढ़ना है, किसी भी एग्जाम में पढ़ना उतना ही है। क्योंकि यूपीपीसीएस का सिलेबस कंपेरेटिवली यूपीएससी से बड़ा है। क्योंकि चारों जीएस के पेपर तो ये है ही, निबंध तो है ही, हिंदी है, और हिंदी कंपलसरी नहीं, हिंदी लिखने के लिए आती है, और यूपी का अलग से 2 पेपर है। ठीक है, तो वो ज्यादा ही पढ़ना है आपको। तो ये कम मत मान के चलो कि यूपी की तैयारी करना थोड़ा कम, कम नहीं है, वो ज्यादा है। ठीक है, तो पूरा ये पर्सपेक्टिव बनाओ पढ़ाई का, समझे। और अगर पेपर नहीं देखें तो देखो, घबर नहीं आ रहा तो घबराना नहीं ना, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। लेकिन उस तैयारी को तैयारी के हिसाब से करो। किस हिसाब से, पूरा खाका बनाओ, ये कि कैसे करना है, 250 मार्क्स हैं, ये हैं, इतने हैं, बना के दिखाना ला के, समझे। तब समझोगे कि क्या पढ़ाई कर रहे हो। डर क्यों रहे हो इतना, उदास क्यों हो जाते हैं आप लोग, सीरियस हो। चलो फिर मिलते हैं कल, इसको खत्म करूंगा।